अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, वो कहते हैं कि कोई नसीहत, कोई बात उस वक्त तक आपके अमल में नहीं आ सकती जब तक वो आपके जहन में या आपकी यादाश्त का हिस्सा न बन जाए। एक बात जब आपकी यादाश्त में आ जाती है तो फिर वो आपकी आदत खुद ब खुद बन जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि कोई नोटबुक पास रखें, या अब तो मोबाइल को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई ऐप्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं ताकि जब ज़रूरत हो इन्हें देख लें। तो ये तो हो गया हमारी ओवरऑल ज़िंदगी के हवाले से एक छोटी सी टिप। अब इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं और एक और दिन को कामयाब बनाने की बात भी कर लेते हैं। जैसे एक घंटा कई लम्हों पर मुश्तमिल होता है, बिल्कुल वैसे ही एक साल, महीना या हफ्ता भी दिनों पर मुश्तमिल होता है। जैसे इम्तिहान में बैठकर ये एहसास होता है कि हर लम्हा कीमती है और हर लम्हे को बेहतर बनाना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपना साल बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने महीनों को बेहतर बनाना होगा, और अगर महीनों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने हफ्तों को बेहतर बनाएं। इसी तरह अगर आप अपने हफ्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने दिनों को बेहतर बनाएं। तो अब यहाँ सवाल ये भी है कि दिन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि आप इससे भरपूर प्रोडक्टिव तरीके से गुजारें, अपने सारे काम भी मुकम्मल करें और एंजॉय भी करें। दिन शुरू करने से पहले अपना एक चार्ट, एक चेक लिस्ट बना लें, पिछले वीक का जायज़ा लें और इस वीक के गोल सेट करें। एक एक करके उनको अरेंज करें और अपने सारे काम लिखें और इसके साथ टाइमिंग्स भी लिखें। और ये जो आपकी जो मुकम्मल ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये करके आपके जितने भी काम हैं वो आसान हो जाएंगे। तो किसी से मिलना है, कोई सामान ख़रीदना है, कोई सबक पढ़ना है या घर का कोई काम करना है, आप इसे इस तरह लिख लें। बल्कि एक आप चिट बनाकर इसी वक्त अपने पास या अपने सामने भी रख लें। तो इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आपको ये काम हर वक्त आपके सामने नज़र आएगा, आपको याद रहेगा और आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं और जो अपने डेज़ हैं उनको बहुत प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सेगमेंट की जाने पर बात करेंगे कि WHO की रीसेंट रिपोर्ट्स और नई मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों की तादाद के लिहाज से पहले नंबर पर आ चुके हैं और हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों की तादाद 1,26,00,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस बीमारी को खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बरसों तक बिना किसी अलामत के जिगर को नुकसान पहुंचाती रहती है। और अगर हम आज एहतियात ना करें तो रिसर्च ये भी बताती है कि 2035 तक पाकिस्तान में जिगर के कैंसर और अमवात की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। तो आज के सेगमेंट में हम हकीम से ये जानेंगे कि हिकमत में हेपेटाइटिस का क्या इलाज है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल हुसैन। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हेपेटाइटिस इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में क्यों फैल रहा है? जी, हेपेटाइटिस असल में सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस को आसान लफ्ज़ों में अगर समझा जाए तो ये एक जिगर की सोजिश है और जदीद तिब ने इसको एक वायरल इन्फेक्शन का नाम दिया। मतलब एक वायरस है जो जिगर के अंदर जो है वो पैदा होकर जिगर की ख़राबी का बायस बनता है, जो फिर आगे जाके पूरे जिस्म की सेहत को जो है वो ख़राब कर देता है। जो आपने कहा कि इसके फैलने की असल वजह क्या है, इसकी फैलने की जो बुनियादी तौर पर वजह है वो है हमारा मौजूदा दौर की बहुत ज़्यादा आराम तलबी। हम अपने जिस्म को एक्सरसाइजिंग नहीं कर रहे हैं, हरकत नहीं दे रहे हैं, दौरान खून सुस्त होता चला जा रहा है और ग़िज़ा हम बहुत ज़्यादा अपने जिस्म पर दबाव की शक्ल में लेते चले जा रहे हैं। मतलब खाना, फिर खाना, फिर खाना और फिर खाना, यही हमारा एक मामूल बन गया हुआ है, जिसकी वजह से फिर मैदे पर भी गिरानी बनती है, आंतों पर भी गिरानी बनती है। वो फिर आंतों में जो फुजला जिस्म से खारिज होना होता है वो सही नहीं हो पा रहा होता, वो फिर जिगर के ऊपर जो है वो दबाव दे देता है, जिगर के अंदर सोजिश पैदा कर देता है। जिगर की सोजिश बढ़ते बढ़ते पहली जो स्टेज इसकी होती है वो फ़ैट जमा होने की हो जाती है। जब फैटी लीवर हो जाता है तो फिर फैटी लीवर से ही आगे कई सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अब तो DE स्टेजेस भी आना शुरू हो गई हैं, जो फिर ख़तरनाक हद तक होती हैं और वो इंसानी जान के ख़त्म होने का भी सबब बन जाती हैं। मतलब इतनी मोहलक होती हैं और इसको एक खामोश कातिल भी इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, अच्छा कौन सी ऐसी इब्तदाई अलामात होती हैं जो यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं? हेपेटाइटिस की जो इब्तदाई अलामात हैं, इस बीमारी की सबसे पेचीदा सूरत हाल यही है
कि कोई ऐसी मेजर ऐसी अलामत नहीं होती है कि जिसके साथ हमें फ़ौरी तौर पर मालूम हो सके कि हमें हेपेटाइटिस हो चुका हुआ है। फ़िल वक्त तो सिर्फ या तो कोई स्क्रीनिंग करवाई जाती है या कोई टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उसमें ये पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है। लेकिन एक बहुत ही आसानी के साथ समझने वाली चीज़ जिससे हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं हेपेटाइटिस हो सकता है, तो वो एक चीज़ ये है कि आप कोई भी आदमी जब आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद ठीक 20 से 25 मिनट बाद आपके पेट के दाएं साइड पे पसलियों के नीचे हल्का सा बोझ, हल्का सा मीठा सा दर्द या बिल्कुल एक गरानी सी जैसे एक अनकंफर्टेबल कंडीशन है, ये होना शुरू हो जाए, तो फिर आपको फ़ौरी तौर पर जो है वो तैयार हो जाना चाहिए कि आपके जिगर में कोई दबाव आ रहा है या जिगर में कोई बीमारी पैदा होती जा रही है जो आगे जाके कोई भी ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। इब्तदाई तौर पर सिर्फ एसिडिटी, तबखीर, तेज़ाबियत या थकन हो जाना, मतलब कोई ज़ाहरी तौर पर बीमारी भी नहीं है लेकिन हर वक्त थके रहना, जिस्म के अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस होते रहना, बैठ के उठने से सर का चकरा जाना या कभी कभी दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या अज़ा का सुन्न हो जाना, ये चंद एक इब्तदाई अलामात हैं जिनको मद्देनज़र रख के हम अपनी जिगर की सेहत को जांच सकते हैं कि ये कितना जिगर ठीक है और उसके साथ हम आने वाले ख़तरे से किस तरह से बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी में क्या डिफरेंस होता है? हेपेटाइटिस बी और सी में अगर देखा जाए तो ये तो स्टेज बाई बी के बाद सी होता है। कदीम तिब में ये हेपेटाइटिस का जो दरियाफ्त है ये तो अभी जो है वो बहुत करीब माजी में जो है हुआ, मतलब 1969 में या 72 में या 89 में, इसके राउंड अबाउट जो है वो इनके वायरस को बाकायदा एक नाम दिया गया। लेकिन कदीम तिब में इसको दो नामों के साथ जाना जाता था, एक पीला यरकान होता है और एक काला यरकान होता है। अमूमी तौर पर जो पीला यरकान होता है वो उस वक़्त हम समझते हैं कि जब मरीज़ के पूरे जिस्म की रंगत पीले हो जाती है, आँखों का रंग पीला हो जाता है, ज़ुबान का रंग पीला हो जाता है, जिसामत का रंग पीला हो जाता है, हत्ता कि मरीज़ जो कोई चीज़ भी देखता है तो उसको उसमें भी पिलाहट नज़र आना शुरू हो जाती है। ये पीले यरकान की एक लास्ट स्टेज होती है जिसको अमूमी तौर पर हेपेटाइटिस बी का नाम दिया जाता है शुरुआती स्टेज पर, यानी रंगत का पीला हो जाना उसकी लास्ट स्टेज होती है, लेकिन शुरुआती तौर पर उसको हेपेटाइटिस ए और बी के साथ मौसूम कर दिया जाता है। यही अगर बी वायरस थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल में चला जाता है तो फिर ये सी में चला जाता है। हेपेटाइटिस बी को फ़िल वक्त सी से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो तस्वर किया जाता है, लेकिन बी और सी दोनों ख़तरनाक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक ज़्यादा ख़तरनाक है और एक कम ख़तरनाक है, दोनों का वजूद ही इंसानी जान के लिए बड़ा ख़तरनाक है, इसलिए दोनों के इलाज पर बहुत वक्त के साथ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस है तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट डाइट है वो क्या हो सकती है? हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ अगर आप पूछें ना, तो हेपेटाइटिस को अगर आप ठीक करना चाहते हैं ना तो महीने में 3 रोज़े रखना शुरू करें। मतलब हेपेटाइटिस का इलाज ग़िज़ा का कम से कम दबाव मैदे पर डालना है, ये इसका बेहतरीन इलाज है। लेकिन हेपेटाइटिस के मरीज़ अगर बी वाले हैं तो वो थोड़ी सर्द तासीर वाली जो है वो ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसे फल खाएंगे जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो। तरबूज खा सकते हैं, वो खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की शक्ल में, खीरा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और फालसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ाई तौर पर वो जौ का दलिया ले सकते हैं, जौ का पानी ले सकते हैं जो हेपेटाइटिस बी वाले हैं। लेकिन जैसे ही हेपेटाइटिस सी वाले मरीज़ होंगे तो उनको फिर जिगर को तहरीक देने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं, उनसे जैसे जिगर को थोड़ी हरारत पहुँचे। असल में हेपेटाइटिस सी है सर्दी खुश्की की ज़्यादती, हेपेटाइटिस बी है गर्मी खुश्की की ज़्यादती। तो हम गर्मी खुश्की के लिए ग़िज़ाएँ थोड़ी सर्द तासीर वाली रखेंगे जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, और हेपेटाइटिस सी में हम कुछ दवाएं गर्म तासीर वाली रखेंगे जो तहरीक ज़्यादा पैदा करेंगी ताकि जिगर की असल हालत को जो है वो वापस लाया जा सके और इन दोनों वायरस से जो है वो जान छुड़वाई जा सके। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि जिन लोगों को जिगर का मसला है या मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको जिगर के, तो वो स्पेशली अगर जिनको जिगर में गर्मी है या सूजिश है तो उसके लिए कौन से ऐसे मशरूबात हो सकते हैं जिनको वो इस्तेमाल करें? जिगर की गर्मी
जिगर की गर्मी एक बड़ा मशहूर नाम है कि जिगर में आम तौर पर भी हमें कोई हाथ मिलाए तो उसका हाथ गर्म लगे तो हम कहते हैं जिगर की गर्मी है, कोई कहे पाँव जल रहे हैं तो हम कहते हैं जिगर की गर्मी है, कोई कह रहे आंखें जल रहे हैं तो हम कहते हैं जिगर की गर्मी है। हालांकि ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ अमराज की अलामात के हिसाब से जानी जाती हैं। एक आसान सा मशरूब घर में बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ये आलू बुखारा। ये मिल जाता है, खुश्क आलू बुखारा मिल जाता है। ये वाला ले लेने आपने सिर्फ 3 दाने इसके आलू बुखारे के, और इसके साथ आपने इस्तेमाल करनी है ये इमली। इसका सिर्फ 1 पीस लेना है, 3 आलू बुखारे के और इमली 1 पीस लेनी है। और इसमें आधा चम्मच ज़रिश्क शीरीं, ज़रिश्क ये वाला डाल के रात को पानी में आपने मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी हो उसमें इनको भिगो के रख दें। सुबह उठ के इसको एक बार सिर्फ मलें और निचोड़ के ये वाला पानी पीना शुरू कर दें। अल्लाह करीम के फजलो करम के साथ ये जो हेपेटाइटिस बी की शुरुआत हो रही होती है, या जो हाथ पांव जलन में आ रहे होते हैं, या जो पेट जल रहा होता है, या बहुत ज़्यादा जिस्म में हरारत बढ़ रही होती है, वो इस मशरूब के पीने के साथ इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कोई कुदरती नुस्खा बताएं जिगर को सेहतमंद रखने के लिए? जिगर को साफ़ अगर आपने रखना है ना तो अपने मैदे पर रहम खाएँ। मतलब आप पेट भर के खाना ना खाएँ, खाना खाने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी ना पिएँ। एक बात जो मैं यहाँ बताना बड़ी ज़रूरी समझता हूँ, हमारे वो वाले नौजवान जो अपनी एक्सरसाइजिंग लाइफ में होते हैं, जो जिम ज्वाइन कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग में होते हैं, एक गलती कभी भी ना कीजिएगा। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करें और आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी पसीने से शराबूर हो, कभी भी गलती से ठंडा पानी खड़े होके एकदम के लिए पीना ना शुरू हो जाएं। एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद यख ठंडा पानी पीना बड़ी तेज़ी के साथ जिगर को ख़राब कर देता है। या अगर आप हल्की सी कोई दर्द जिस्म में होती है तो मुस्तकिल पेन किलर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और बग़ैर मुआलज के मशवरे के साथ कर रहे हैं, ये भी आपके जिगर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी। पहले तो इन चीज़ों को एहतियात में रखें, फिर उसके बाद एक बेहतरीन जिगर को साफ़ करने वाला हमारा एक नुस्खा है। वो 2 बूटियाँ हैं, सिर्फ बड़ी आम और मशहूर हैं। ये वाली एक बूटी ये पंसारी से मिलेगी, रेवंद चीनी इसका नाम है, रेवंद चीनी। ये वाली आपने छोटे पीस 2 ले लेने हैं, छोटे छोटे पीस 2 से 3 भी ले सकते हैं। और इसमें एक आपने डालने हैं ये सिम्बलू का सक। सिम्बलू दरख्त का ये सक होता है, छाल होती है। बाज़ार में जो मिलती है वो इसकी लकड़ी भी मिलती है, इसकी छाल भी मिलती है। लकड़ी इसकी पीले रंग की होती है, ये ज़रा देख लीजिएगा। इसकी 2-3 लकड़ियाँ। इसके इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप 1 गिलास पानी लें, मिट्टी का बर्तन उसमें लें और उसमें इनको भिगो दें और सुबह उठ के निहार मुँह यही 1 गिलास पानी 1-1 घूंट करके पीना शुरू कर दें। दूसरा तरीका ये है कि इसको 1 लीटर पानी में रात को भिगो दें और सारा दिन यही वाला पानी 1-1, 2-2 घूंट करके जब प्यास लगे तो आप ये पानी पीना शुरू कर दें। शाम तक वो पानी ख़त्म हो जाए तो ये पानी दोबारा उसमें नया बदल दें। 3 दिन तक एक ही बूटी का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन के बाद फिर आप दोबारा पानी बदल लें और दोबारा बूटी जो है वो इस्तेमाल करें। ये जिगर को नई ज़िंदगी देने वाली बूटियां हैं। अगर आप अपनी ग़िज़ा को मेंटेन रख के इसका मामूल बना लेंगे, ये हर तरह के हेपेटाइटिस को ख़त्म कर देगी। ये जिगर के वर्म को ठीक कर देती है। ये गुर्दों पर सोजन आई हुई हो तो उसको बेहतर कर देती है। पेट पर तनाव बढ़ रहा हो, तेज़ाबियत बढ़ रही हो, ये उसके साथ बेहतर हो जाता है। और अल्लाह के फजलो करम के साथ जिगर एक नई जहत में आ जाता है, एक नई सेहत में आ जाता है और बहुत सारी जो जिगर में पलने वाली बीमारियां हैं वो इसके साथ ख़त्म हो जाती हैं इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, हेपेटाइटिस में जो खून की कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई नुस्खा बताएं। हेपेटाइटिस की वजह से होने वाली जो खून की कमी है, असल में देखें इसकी 2 स्टेजेस हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिगर पहले खून कम बनाना शुरू करता है, फिर उस पर हेपेटाइटिस का हमला होता है। कभी ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस के वायरस की मौजूदगी ही जिगर को खून नहीं बनाने देती और आहिस्ता 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 जिगर के अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं तो खून सही नहीं बन रहा होता। खून बनाने के लिए बेहतरीन एक नुस्खा जो है वो ये ज़रिश्क शीरीं, ये ज़रिश्क का आधा चम्मच और इसमें सौंगी देसी मेवा जो होता है, ये दोनों रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के इनको ग्राइंड करके इनका जूस बनाएं और ये वाला जूस सुबह सुबह पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ खून की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। और इसके साथ एक नुस्खा वो आप दारचीनी ये पंसारी से मिल जाएगी,
और इसके साथ छोटी इलायची, दारचीनी और छोटी इलायची, ये 5 अदद छोटी इलायची, ये दोनों का कहवा सुबह और शाम खाना खाने के बाद, ये मतलब 3 से 5 छोटी इलायची ले लें, 2 लकड़ी दारचीनी की ले लें, 2 कप पानी में इसका कहवा बनाएं और ये खाना खाने के बाद पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जिगर थोड़ी सी तहरीक में आ जाएगा और अपने अफ़ाल बेहतर करना शुरू कर देगा, तो खून की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी जो जिगर की हेल्थ है या हमारा जो जिगर है उससे वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? जी, ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है कि जो जदीद तिब है ये सिर्फ़ वैक्सीनेशन के साथ वायरस को सुलाने की कैफियत में जाती है। मतलब कोई भी आप वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो वायरस आर स्लीपिंग, वायरस सो जाता है। हमारी तिब जो है वो कहती है कि हम उस सोजिश को ख़त्म करें जो इन वायरस के बनने का सबब बन रही है। मतलब जो जिगर की असल हालत है उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हुई है तो हम कुछ जड़ी बूटियों के साथ उसको रिकवर करने की कोशिश करें। तो जब जिगर अपनी पूरी सही हालत में वापस आ जाता है और तंदुरुस्ती में वापस आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनमें फिर वायरस की मौजूदगी नहीं रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, एक स्टेज ऐसी होती है कि जब जिगर के साथ साथ तिली में ख़राबी आना शुरू हो जाती है तो खुदा न खास्ता वो काला यरकान होकर बिगड़ जाता है और वो कैंसर की कैफियत में चला जाता है, या पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, या मरीज़ की और बहुत सारी अलामात ख़तरनाक पैदा हो जाती हैं। तो फिर उस सूरत हाल में मरीज़ का मुकम्मल मुआयना करके उसका मिजाज देख के फिर उस हिसाब से कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं, तो इंशाल्लाह वायरस हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। ठीक है। अच्छा, देसी जड़ी बूटियों के हवाले से बताएं और कौन से नुस्खे हैं आपके पास? जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि उनको हेपेटाइटिस हो चुका है, ए है, बी है, सी है, कोई भी हो चुका हुआ है, तो उनको गोश्त का कसरत इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। किसी नशे में मुब्तला हैं, सिगरेट है, पान है, बीड़ी है, चाय का भी नशा है, हत्ता कि किसी भी चीज़ का नशा है तो उसको महदूद कर देना चाहिए। और ग़िज़ाई तौर पर बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जिनमें खटास पाई जाती हो बहुत ज़्यादा, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिनमें मीठा बहुत ज़्यादा हो, जो मैन मेड मीठा है, मतलब बेकरी आइटम है, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उनसे ज़रा बचना चाहिए। ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, और सैलड और मिक्स फ्रूट ये अपने मामूल में रखना चाहिए। बल्कि एक सिस्टम आप अपना यकीनी तौर पर बना लें, नाश्ता जौ का दलिया करें, दोपहर के वक्त मिक्स फ्रूट जो भी मौसमी हो उन सब फ्रूट को मिक्स करके एक बाउल बनाएं, दोपहर को वो खाएं, रात को खाना खाएं, सुबह और दोपहर का खाना स्किप कर दें। अगर वायरस की मौजूदगी है कुछ वक्त के लिए आप अपना ये मामूल कर लें, इंशाल्लाह ग़िज़ाई तौर पर भी आपका जिगर सेहतमंद हो जाएगा। अच्छा, ऐसे जो मरीज़ हैं उनको कौन सी चीज़ है जिनसे उनको एहतियात करनी चाहिए? क्या हेपेटाइटिस के मरीज़ों को उबला हुआ खाना देना ज़रूरी है? ये उस वक्त ज़रूरी है जब हेपेटाइटिस के मरीज़ का निज़ाम इंहज़ाम मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो चुका हो, मतलब उसके खाने खाने की शक्कत कमज़ोर पड़ चुकी हो। अमूमी तौर पर हेपेटाइटिस की अलामात इब्तदाई तौर पर कुछ ज़ाहिर नहीं होती हैं। मरीज़ सही खा भी रहा होता है, पेट पे कोई ब्लॉटिंग भी नहीं हो रही होती, तबखीर भी नहीं हो रही होती है, लेकिन जब पीला यरकान हो जाए, आँखें पीली हो जाएं, पूरे जिस्म की रंगत पीली हो जाए या रंगत स्याही माइल हो जाए, हेपेटाइटिस सी बन चुका हो और मालूम हो कि थोड़ी सी ग़िज़ा खाता है मरीज़ तो उसको मोशन आ जाते हैं या पेट पे घरानी हो जाती है, तो ऐसी हालत में ग़िज़ा नरम रखनी चाहिए, उबला हुआ खाना देना चाहिए, वो उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अच्छा हकीम साहब, ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस है वो सिर्फ बॉइल्ड खाना खाएं, तो इस हवाले से बताएं थोड़ा सा। देखें, जिगर को सेहतमंद बनाने के लिए और जिगर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए और जिगर के अफ़ाल को तेज़ करने के लिए अल्लाह करीम ने बहुत सारी जड़ी बूटियों में इतनी सारी अफादियत रखी हुई है, इतनी सारी, और ये देसी जड़ी बूटियाँ और आम घर में मिलने वाली जड़ी बूटियाँ जो आसानी से मिल सकती हैं। अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस की शुरुआती स्टेज में आपको लगता है कि मुझे सांस फूलता है या पेट में घरानी रहती है या मेरा हल्क खुश्क हो जाता है या मेरी ज़ुबान सफ़ेद हो जाती है या मैं बैठ के उठता हूँ तो मेरी आंखों में अंधेरा सा आना शुरू हो जाता है या मेरी भूख ख़त्म हो गई है, एक आसान सा नुस्खा है जो आपके जिगर पर बढ़ने वाला किसी भी बीमारी का जो असर है वो अल्लाह के फजल व करम के साथ बेहतर कर देगा। वो ये चंद चीज़ें हैं। ये तुख़्म कासनी, ये कासनी का एक छोटा पौधा अमूमी तौर पर खेतों में पाया जाता है, पालक नुमा इसके पत्ते होते हैं,
ये सब हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को पता है, ये उसके तुखम होते हैं, तुखम कासनी। वैसे जिगर के लिए ताज़ा कासनी लेके उसका पानी निकाल के उसको फाड़ा जाता है, मतलब इसको हिकमत में पानी का फाड़ना कहते हैं। मतलब कि इसको जब हम आग के ऊपर रखते हैं ना, तो ये पानी अलहदा हो जाता है, उसका मवाद अलहदा हो जाता है। तो वो सिर्फ़ पानी हासिल करके वो भी एक एक चम्मच देना जिगर को नई ज़िंदगी देता है। लेकिन ये तुखम कासनी ये आप ले लें आधा चम्मच, और उनाब ये भी काफ़ी मशहूर हैं, घर में इस्तेमाल होते रहते हैं। ये उनाब ये ले लेने हैं आपने 3 दाने, और इसके अंदर आपने नीम के पत्ते, नीम का दरख्त कभी हमारे लिए नेमत होता था, आज भी ये नेमत है, लेकिन नीम का दरख्त हमें अपने बाग में, अपने घर में कहीं ना कहीं ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसका वजूद जो होता है वो भी बहुत सारी बीमारियों से घर वालों को बचा के रखता है। ये नीम के पत्ते आपने 5 से 7 लेने हैं, 3 उनाब लेने हैं, आधा चम्मच तुखमे कासनी। ये रात को आपने 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के इसको मल के ये वाला पानी पिएँ आप, 1-1, 2-2 घूंट करके। इंशाअल्लाह बफज़ले ही ताला जो पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, जो ख़ारिश भी हो रही है, जो बहुत ज़्यादा खुश्की लड़ रही है, जो बहुत ज़्यादा आँखों में अंधेरा आना शुरू हो गया है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा होना शुरू हो गई है जिगर की वजह से, उसके सेहत ये अक्सीर नुस्खा है, और अल्लाह के फजल करम के साथ ये बेहतर से बेहतरीन हो जाता है, और ये जिगर को एक नई ज़िंदगी फराहम करता है। एक नुस्खा और अर्ज़ कर देता हूँ, हेपेटाइटिस की B-C की स्टेज की एक आखिरी हालत होती है जो अमूमी तौर पर मरीज़ के पेट में पानी पड़ जाता है। तो उसमें ये देखना पड़ता है कि जिगर और तिली ये दोनों तौर पर इनके साइज़ में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी होती हैं। अगर पेट में पानी पड़ चुका हो और मरीज़ की हालत जो है वो आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत सारे मुआलिजीन ने अब कह दिया है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अगर उसकी कुछ उम्मीद बाकी है तो पहले उस मरीज़ को चेक करवाएं, ताकि उसकी कैफियत को देखा जा सके, उसकी बीमारी को एग्जामिन किया जा सके, फिर उस हिसाब से इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी है कि अब वो कहते हैं कि इस पर कोई चीज़ असर नहीं करती है, तो हमारी हिकमत में एक नुस्खा ऐसा होता है कि अल्लाह के फजल करम के साथ उसके इस्तेमाल करने से, इसको इस्तिस्का कहते हैं, पेट में पानी का पड़ जाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद नुस्खा होता है। वो चंद चीज़ें हैं, ये लौंग ये आपने लेना है 1 तोला, और इसके साथ जलवत्री ये लेनी है आपने 2 तोला, और इसके साथ है दारचीनी ये लेनी है आपने 3 तोला। यानी 1, 2, 3 की रेशो से ये बारीक सफ़ूफ बना लें, और इसका बड़े साइज़ का एक कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल रात को सोते वक्त मरीज़ को खिला दें, और साथ इसके सूरत आलम नशरा ये 313 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके ये वाला पानी उसके पेट पर छिड़काव कर दें, और 70 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ के वो पानी जब भी पिलाएं वो यही सूरत फातिहा वाला पानी उसको पिलाएं। मेरे मालिक ने अगर उसकी ज़िंदगी लिखी हुई है तो अल्लाह के फजल करम के साथ उसको शिफा होगी, पेट का पानी निकल जाएगा, जिगर को एक नया मौका मिल जाएगा ख़ुद को रिकवर करने का। अल्लाह करीम हर बीमार को हर बीमारी से निजात अता फ़रमाए और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हेपेटाइटिस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बी और सी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है, और हेपेटाइटिस के दौरान जो खून की कमी हो जाती है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि खूबसूरत और चमकदार जो स्किन है वो हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन खूबसूरत और चमकदार हो जाए, लेकिन अक्सर लोग बहुत सारी क्रीम्स भी इस्तेमाल करते हैं, सीरम्स भी ख़रीद कर अपनी जिल्द को और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और जिनका हम इस्तेमाल करें तो हमारी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करेगी और हेल्दी लगेगी, और कौन सी चीज़ हमने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज़ के साथ मिक्स करके लगानी है। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है नमीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्किन साइक्लिंग क्या है? अच्छा, स्किन साइक्लिंग है प्लान्ड स्किन केयर रूटीन। उसमें हम प्लान करते हैं कि हमने किस दिन पे एक्सफोलिएट करना है स्किन को, किस दिन हमने रेटिनॉल अप्लाई करना है और किस दिन रिकवरी फेस होता है। तो ये प्लान्ड स्किन केयर रूटीन को हम स्किन साइक्लिंग कह रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसको ओवर एक्सफोलिएट कर रहे थे स्किन को, रेटिनॉल बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे थे, अपनी स्किन को रिकवरी टाइम नहीं दे रहे थे। इसलिए ये रूटीन बनाई गई है ताकि आप स्किन को मज़ीद डैमेज ना करें। अच्छा, ये बताएं कि ड्यूरिंग ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है, इस दौरान जो हम डे टाइम में सन ब्लॉक स्किप कर देते हैं, वो कितना डेंजरस हो सकता है? अच्छा, जो स्किन साइक्लिंग है वो हमारी 4 नाइट्स की होती है। फर्स्ट नाइट पे हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे, सेकंड पे हम रेटिनॉल अप्लाई करेंगे और थर्ड और फोर्थ डे पे हम उसको रिकवरी फेस में जाते हैं, जिसमें हम सिर्फ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे होते हैं, हाइड्रेटिंग क्लिनजर अप्लाई कर रहे होते हैं और सन ब्लॉक अप्लाई कर रहे होते हैं। और फर्स्ट डे ये होता है कि आप एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को, कि आपने कोई भी AHA BHA यूज़ कर लिया। फिर सेकंड डे हम उस पर रेटिनॉल अप्लाई करेंगे, बहुत पीस साइज़ अमाउंट में रेटिनॉल अप्लाई करेंगे। और थर्ड एंड फोर्थ डे पे हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, जस्ट सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेटिंग कोई भी क्लेंजर आप यूज़ कर लें, लेकिन सन ब्लॉक आपने स्किप नहीं करना होता। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी से कोई डे स्किप हो गया है तो फिर क्या उनको दोबारा से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है? अच्छा, अगर कुछ भी मिस हो जाता है तो इट्स ओके, क्योंकि स्किन साइक्लिंग है, हम कोई इस तरह से नहीं कि कुछ चीज़ मिस हो गया तो आपने दोबारा से करना है, ऐसे नहीं है। आपने जहाँ से रूटीन को छोड़ा है आप उसको वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने रेटिनॉल डे पे छोड़ा है तो आप, अगर एक दिन का गैप आ गया तो आप रिकवरी फेस को ज़्यादा कर लें और रेटिनॉल को फिर आप आगे फोर्थ या फिफ्थ डे पे ले जाएं। रिकवरी डे जितना आप अच्छा ऐड करेंगे उतनी आपकी स्किन रिकवर हो जाएगी, और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो रिकवरी फेस बहुत ज़्यादा होता है। एक और मिथ है इस हवाले से कि सिर्फ जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं वही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप मेडिकल ग्रेड या डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको बहुत ही रीज़नेबल भी स्किन केयर बता सकते हैं जिससे आपको अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। तो रेटिनॉल भी आपको बहुत अफोर्डेबल मिल सकते हैं, आपको एक्सफोलिएशन वाले प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकते हैं, जिनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स में ये होता है कि अब मैं इस तरह से बताती नहीं हूँ क्योंकि फिर पेशेंट्स ये होता है कि बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं, आजकल जो बहुत फेमस है स्किन है क्रीम, वो आप पीस साइज़, उसको हम रेटिनॉल कह रहे होते हैं। आप पीस साइज़ अमाउंट में अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ रेटिनॉल। और अगर एक्सफोलिएट करना चाहते हैं, अब आपका स्किन कंसर्न पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो आप सिलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, AHA BHA यूज़ कर सकते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड है, मिडालिक एसिड है। और आपने बहुत ज़्यादा उसको बेटर यही है कि आप उसको सैंडविच टेक्निक से यूज़ करें। लाइक पहले आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया, फिर आपने रेटिनॉल अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र, तो वो सैंडविच टेक्निक से होता है कि आपकी स्किन इरिटेट भी नहीं होती और आप उसको ईजिली अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों ने ये इशू भी रेस किया है कि इस दौरान उनको ना छोटे छोटे पिंपल्स भी निकल आते हैं, तो क्या वो नॉर्मल है? हाँ, एग्जैक्टली। जो जिनके सेंसिटिव स्किन है वो भी ये कर सकते हैं, बट ज़्यादा ये होता है कि वो रिकवरी फेस को ज़्यादा कर दे। मींस कि जब आपने रेटिनॉल और एक्सफोलिएट नहीं करना तो आप मॉइस्चराइज़र्स वाले जो टाइम है उसको इंक्रीज़ कर दें, रिकवरी फेस को इंक्रीज़ कर दें, और आप बीच में उसको गैप भी दे सकते हैं। बट ये तो ज़्यादा आप हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज़ करें, बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें, और मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन चीज़ ये है कि आपने सन ब्लॉक को स्किप नहीं करना। अगर आप एक्सफोलिएट करें तो सन ब्लॉक को स्किप नहीं करना। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो जैसे जैसे हम रेटिनॉल यूज़ करते रहेंगे, हमारी स्किन की जो सेल टर्नओवर है वो इंक्रीज़ होगा, जिससे ये होता है कि हमारी जो न्यू स्किन आती है वो बिल्कुल बेबी स्किन होती है। उसको नहीं पता था कि पहले स्किन पे क्या प्रॉब्लम थी, पहले स्किन पे रेडनेस थी या पहले स्किन पे कोई एक्नी था, वो सब रिजॉल्व हो जाता है। तो सेंसिटिव स्किन वाले भी ये कर सकते हैं, आपकी स्किन और अच्छी हो जाएगी, आपका सेल टर्नओवर अच्छा होगा, कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन भी होगी। अच्छा, ये बताएं कि कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए? वैसे तो हर एज के यूज़ कर सकते हैं, बट आप अर्ली 20s में स्टार्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पे 20 से पहले ही एक्नी स्टार्ट हो गई है या कोई पिगमेंटेशन है तो आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 80s में हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक्नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है या आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई या पिगमेंटेशन है तो भी आप रेटिनॉल स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। अर्ली 20s में भी कर सकते हैं। उससे ये होगा आपकी स्किन अच्छी ही होगी, उसका आपको कोई नुकसान नहीं होता।
और स्पेशली जैसे रेटिनॉल है, अगर आपकी स्किन पे एक्नी भी है या पिगमेंटेशन भी है तो आप उस पर भी अप्लाई करेंगे, उससे भी जो भी आपकी स्किन के अंदर एक्नी होगी वो सब आपके सरफेस पे आ जाएगी और वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि रेटिनॉल अप्लाई करने से, एक्सफोलिएट करने से हमारी स्किन पे पर्जिंग हो रही है या हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्नी आ रही है। तो उसका यही होता है कि जो आपकी अंदर सरफेस पे जो प्रॉब्लम होती है वो ये चीज़ें अप्लाई करने से आपके अपर स्किन पर आ जाती है। तो पर्जिंग नहीं होती है और वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है और विद टाइम वो ख़त्म हो जाती है और आपको 2-3 वीक्स तक उसका रिजल्ट नज़र आना शुरू होता है। आपकी जो एक्नी है वो सेटल डाउन हो जाती है, पर्जिंग ख़त्म हो जाती है और जो पिगमेंटेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है, न्यू स्किन आ जाती है। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होगी, बट ये कि आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्या वो भी कर सकते हैं ये? अच्छा, उसका यही हल है कि आपको अगर लगता है कि आपने अप्लाई किया रेटिनॉल, ठीक है, साथ ही आपको पर्जिंग स्टार्ट हो गई, तो हमें लगता है कि नहीं ये रेटिनॉल से ही ये प्रॉब्लम हुई है, तो आपने रेटिनॉल को नहीं छोड़ना, आपने रिकवरी फेज़ को बढ़ा देना है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि एक्नी आए जा रही है या कंसिस्टेंट है या ख़त्म नहीं हो रही, और तो फिर वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसका मतलब कि वो फिर आपको रेटिनॉल से प्रॉब्लम नहीं हुई, वो आपकी स्किन का प्रॉब्लम है। पर्जिंग बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल ही लगता है कि आपको ख़त्म नहीं हो रही, रेटिनॉल भी आपने अप्लाई कर लिया, हर चीज़ आपने अप्लाई कर ली, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, फिर उसकी मेडिकेशंस अलग होती हैं। अच्छा, पर्जिंग होती है कि जिस एरिया में आपके पहले एक्नी होती है उसी एरिया में एक्नी आती है, कोई न्यू एरिया में एक्नी नहीं आती, क्योंकि वो आपके सरफेस लेवल पर प्रेजेंट होती है पहले से। तो जब सेल टर्नओवर इंक्रीज़ होता है तो जो सरफेस लेवल पर प्रॉब्लम होती है, जो इनर लेवल पर प्रॉब्लम होती है वो सरफेस पर आ जाती है, बस उसको आपने ट्रीट करना है। और बेसिकली रेटिनॉल्स का काम यही होता है कि वो, और एक्सफोलिएट का, आपकी स्किन को, डेड स्किन सेल को वो रिमूव कर देते हैं एक्सफोलिएशन से। और रेटिनॉल जो ये करता है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन अगर है, फॉर एग्जांपल रेटिनॉल हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि आपके फेस पे जितनी पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करेगा, रिंकल्स को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन पे जो टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करता है। यही सबसे मेन प्रॉब्लम है कि अगर आप सनब्लॉक नहीं अप्लाई करेंगे तो जो काम रेटिनॉल या एक्सफोलिएशन ने किया होता है वो सब वापस ज़ीरो पे चला जाता है। तो सनब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है सन से, और इनका काम यही होता है क्योंकि आपकी स्किन न्यू आ रही होती है। तो आपने सनब्लॉक को स्किप नहीं करना, आपने सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छी रखनी है और कोशिश करें कि अगर जिस दिन आपका ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं है उस दिन आप रेटिनॉल यूज़ करें। ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं ना, वो खुद ही, जो डॉक्टर ने इनको रिकमेंड किया होता है वो बात उस पर ज़्यादा अमल नहीं कर रहे होते, वो अपनी ही रूटीन को कर रहे होते हैं। सन ब्लॉक, अगर आपने स्किन साइकिलिंग स्टार्ट करनी है तो आपने सन ब्लॉक स्किप नहीं करना। सन ब्लॉक जहाँ पे आप स्किप करेंगे वहीं पे आपकी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपके रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, टेक्सचर मज़ीद बढ़ जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, स्किन साइकिलिंग का उल्टा नुकसान होगा। तो आप सन ब्लॉक जो आपकी स्किन टाइप का है आपने वही यूज़ करना है, ताकि बहुत सारे लोगों को सन ब्लॉक पसंद नहीं होता, लेकिन सन ब्लॉक ही मेन काम कर होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपसे सन ब्लॉक यूज़ कर लें। अच्छा, सन ब्लॉक की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप जेल वाला यूज़ कर लें, जेल फॉर्म में यूज़ कर लें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोशिश करें कि वाटर बेस्ड यूज़ कर लें। तो आपने वो चूज़ करना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। आप स्किन टाइप में बता दें कि ऑयली है तो आपने जेल बेस्ड यूज़ करना है, आपने ऑयली सन ब्लॉक नहीं यूज़ करना। और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने कोशिश करना है कि इस तरह का आपके पास सन ब्लॉक हो जो हाइड्रेटिंग भी हो। अच्छा, स्किन साइकिलिंग में कौन सी ऐसी गलतियाँ जो ख़वातीन करती हैं और आप उनको ये बताना चाहेंगी कि ये चीज़ें मत करें? यही है कि आप सन ब्लॉक यूज़ नहीं करें और आप हीट के आगे जा रहे हैं। जो भी इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाएं या फिर आप स्किन साइकिलिंग करें, तो लोगों को यही समझ नहीं आता कि हमने सन एक्सपोजर अपना बहुत मिनिमाइज़ करना होता है। लोग चूल्हे के आगे जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट वाला काम करते हैं, तो आपने उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप कोशिश करें 1-2 दिन ज़रा अवॉइड कर लें। अगर 1-2 दिन कुकिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी स्किन ख़राब होगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि इसके रिजल्ट्स कितने दिन में नज़र आते हैं? अच्छा, इसके रिज़ल्ट्स ये होता है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप बीच में छोड़ देंगे और फिर आप सन ब्लॉक को भी स्किप करते रहेंगे, आप बीच में मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे, तो वो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा।
ज़्यादातर रिजल्ट होता है कि आपको 1 मंथ तक आपके स्किन में डिफरेंस फील होना स्टार्ट होता है, आपका टेक्सचर बहुत इम्प्रूव हो जाता है, पोर्स आपके अनक्लॉग हो जाते हैं और आपकी एक्नी भी ख़त्म हो जाती है। रिंकल्स भी, जो आपको पता है प्री मैच्योर एजिंग को भी रेटिनॉल एक्सफोलिएट आप करते हो स्किन को, वो भी कम हो जाता है। तो एक्सफोलिएशन और रेटिनॉल इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगा नॉर्मल जो लोग कर रहे हैं उनसे। लॉन्ग टर्म में यही है कि आपने एक दिन एक्सफोलिएट कर लिया, एक दिन आपने रेटिनॉल अप्लाई कर लिया, बाकी नाइट्स पे आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। लेकिन जो लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल वो रेटिनॉल नहीं अप्लाई करना चाहते, एक्सफोलिएट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सनब्लॉक, मॉइस्चराइज़र और एक अच्छा क्लेंजर यूज़ कर लें। और एक रेटिनॉल एक आती है स्किन ए या एडेप्को, आप उसका पी साइज़ अमाउंट लेके अपने फेस पे अप्लाई कर लिया करें। अच्छा, ये सब उनके लिए स्किन केयर है जिनको अपनी स्किन का ख्याल करना है, वरना अगर आप चाहें तो कुछ भी ना करें। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में तो हम स्पेशली मना करते हैं कि उन्हें रेटिनॉल नहीं अप्लाई करना, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करना, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके स्किन से ब्लड सप्लाई में जा रहा होता है। तो बेटर यही है कि आप अवॉइड करें और जो सेफ़ होते हैं इंग्रेडिएंट्स जैसे एज़िलिक एसिड, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट रेटिनॉल आपने नहीं अप्लाई करना। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी और प्रेग्नेंट दोनों के लिए ये कि आप सेफ़ इंग्रेडिएंट्स पे जाएं। बहुत सारे इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट ये आपने यूज़ नहीं करना। तो उससे ये होता है कि फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर, तो इसको अवॉइड करें। अच्छा, जैसे आजकल वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस वेदर में या ह्यूमिडिटी में हम इसको किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, अगर बहुत जैसे समर्स में अभी हम स्टार्ट कर रहे थे तो आपने मेन फोकस यही करना है कि आपने हर 2 घंटे बाद, अगर आप अपने रेटिनॉल या एक्सफोलिएट करें स्किन को, तो आपने हर 2 घंटे बाद सन ब्लॉक लगाना होता है। अच्छा, सन ब्लॉक का ये होता है कि कुछ लोग ये करते हैं कि बस सुबह अप्लाई कर लिया और फिर वो कहते हैं कि नहीं बस हमने सन ब्लॉक अप्लाई कर लिया और हम सन एक्सपोजर या हम सनलाइट में डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने हर 2 घंटे बाद सन ब्लॉक को अप्लाई करना होता है, क्योंकि फिर आपकी स्किन क्योंकि इतनी सेंसिटिव हो चुकी होती है, तो आपने सनब्लॉक को स्किप नहीं करना। मेन चीज़ है, बार बार यही, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे आपको यही कहेगा कि आपने सनब्लॉक स्किप नहीं करना। और जो लोग रोज़ अप्लाई करते हैं सनब्लॉक, उनको पता होगा कि आज हमने अप्लाई नहीं, क्योंकि स्किन को पता होगा कि अब बहुत ज़्यादा स्किन पर बर्निंग हो रही है, इसका मतलब हमने सनब्लॉक अप्लाई नहीं किया। सनब्लॉक को स्किप नहीं करना और आपने बहुत अपने फेस को रिकवरी टाइम देना है, आपने मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी स्किन रेटिनॉल से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अच्छा, जो लोग यूज़ करते हैं उनको आइडिया है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, रेड हो जाएगी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़र आपने अप्लाई करते रहना है। और कुछ लोगों को लगता है कि एक दफ़ा अप्लाई कर लिया, अगर आपको लगता है कि अभी भी स्किन ड्राई है या रेडनेस हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो आप मॉइस्चराइज़र उस पर अप्लाई किए जाएँ। उसके अलावा आपने कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं करना। सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपकी स्किन पे हल्की सी भी इरिटेशन है, रेडनेस है या आपकी स्किन को लगता है टाइट हो रही है, तो आप इसको अप्लाई करने में ठीक हो जाएगा। ऑयली स्किन वालों की भी हो जाती है, क्योंकि बेसिकली इनका काम यही होता है कि आपकी स्किन का जो सेल टर्नओवर है, कोलेजन, इलास्टिन प्रोडक्शन वो करवा रहा होता है, तो बीच में कहीं आपकी स्किन ड्राई होती है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। ड्राइनेस आपकी स्किन पे हल्की सी होती है और उसको इम्प्रूव करने का यही एक सोल्यूशन है कि आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पे अप्लाई करें। प्लस हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। अगर आप पानी, सब कुछ आप स्किन पे अप्लाई करें, लेकिन आपकी डाइट नहीं अच्छी या आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे, तो आपकी स्किन पे कोई इस तरह का रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन केयर बहुत अच्छी है तो वो आपको, कोई भी आपको देखेगा पता चलेगा कि आप स्किन का ख्याल करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने इस तरह से देखे हैं, वो कहते हैं हम तो अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं करते लेकिन हमारी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन उनको नहीं पता कि आफ्टर लाइक 30 प्लस आपकी स्किन पे प्री मैच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो जो अभी कह रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो सनब्लॉक भी नहीं यूज़ कर सकते, तो जो अपनी स्किन का अभी से ख्याल करें और तो उनमें और जो नहीं अभी करें उनमें बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि वो सनब्लॉक अप्लाई नहीं करते। तो प्री मैच्योर एजिंग हो रही है, और एजिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठेंगे और एकदम से आपके फेस पर रिंकल्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, लेकिन आप जो सनब्लॉक अप्लाई करते रहेगा। अच्छा, इस तरह की बहुत सारे पिक्चर्स भी हैं कि एक साइड जो आपकी सन से ज़्यादा एक्सपोज होती है, उधर आपकी एजिंग भी ज़्यादा होगी,
रिंकल्स भी ज़्यादा आएंगे, पिगमेंटेशन भी ज़्यादा होगी। और अगर इस साइड पे आप देखें, अगर आप इस पर सन ब्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पिगमेंटेशन भी कम होगी, रिंकल्स भी कम आएंगे। तो सन ब्लॉक को बस आपने स्किप नहीं करना, और वो इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं होता, वो आप अपने बजट में रह के भी इसको बाय कर सकते हैं। मेनली यही होता है कि ये आप होम ट्रीटमेंट्स में आता है, जो स्किन साइक्लिंग है। जो आपका असल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो वही है जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक्नी, आप पील्स नहीं करवाएंगे, मेडिकेटेड पील्स, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल पिगमेंटेशन है, अगर आपकी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है वो तो इससे इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन अगर आपको मेलास्मा है या आपको अनइवन टोन है तो वो अपने डॉक्टर के पास ही आना है। वो आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स करेंगे, उसमें PRP आता है, डिफरेंट और लेज़र्स होती हैं, आप पील्स करवा सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपने सिर्फ स्किन साइक्लिंग कर ली तो जो और आपकी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व नहीं होती, उसके लिए आपको एस्थेटिक प्रोसीजर्स ही करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे स्किन साइक्लिंग के हवाले से और इसको किस तरह करना है, इस पर भी हमने बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद थी। थैंक यू सो मच नमीरा। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और बात करेंगे कि अच्छी पर्सनालिटी हर इंसान की पहचान होती है। तो हमारा बात करने का तरीका क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है और हमारा कॉन्फिडेंस, यही वो चीज़ें हैं जिससे लोग हमारी तरफ मुतवज्जो होते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किंजा राना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर किंजा, सबसे पहले तो बताएं, जैसे अभी हमने इंट्रो में भी बात किया कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्या है? जब हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करते हैं तो यूजुअली हमारा फोकस अपीयरेंस पे जाता है, द वे वी लुक, बट इट्स मच मोर देन दैट। पर्सनालिटी ग्रूमिंग में वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो हमारे माइंडसेट, हमारे रवैयों और हमारे सोशल इंटरेक्शन में शो अप होती हैं और हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। तो व्हेन वी वर्क ऑन पर्सनालिटी ग्रूमिंग, हम असेस करते हैं कि हमारे कौन से रवैये ऐसे हैं, इंटरेक्शंस ऐसे हैं, कम्युनिकेशन के स्टाइल जिसको हम बेहतरी जिसमें लेके आ सकते हैं। अच्छा, जो आपकी पर्सनालिटी अगर अच्छी हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी और पर्सनल लाइफ पे भी? इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर, तो एक पॉइंट पे ये आपको पर्सनल और सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजिलियंट मैनर में हैंडल कर सकते हैं, मसलों का हल निकाल सकते हैं, अपने डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसी तरह से आपके सोशल लाइफ में व्हेन एवर यू आर इन रिलेशनशिप्स, तो आप अपनी इमोशनल स्टेट को भी समझते हैं, आप दूसरे पर्सन की इमोशनल स्टेट को भी समझते हैं और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिससे फिर आपके रिलेशनशिप्स में बेहतरी आती है। तो इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, इट्स हेल्पिंग यू विद योर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। और अगर हम प्रीवियस लास्ट डेकेड की रिसर्च को देखें तो इट कंसिस्टेंटली शोज़ कि वो लोग जिनके कम्युनिकेशन या इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर है, वो उन लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनमें कॉम्पिटेंट हैं या जिसमें टेक्निकल स्किल्स जिनमें ज़्यादा हैं। सो हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिसमें हमारे कम्युनिकेशन, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, ये हमें ज़्यादा आगे तक लेकर जाती है हमारे करियर में या प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर। पर्सनालिटी को ग्रूम करना, सो इट्स अ होल जर्नी। इसमें कोई वन टिप नहीं है कि आई वुड से कि आज रात में कुछ ऐसा मैजिकल हो जाएगा कि कल आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सो इट्स अ होल जर्नी। इट स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस। हम ख़ुद को पहले पहचानते हैं और वो सेल्फ अवेयरनेस डजंट कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम लाइक अ फेलियर। वो सेल्फ अवेयरनेस आती है फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, ठीक है, देर आर सर्टन थिंग्स जो मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो इन अ वेरी काइंड मैनर आप खुद को असेस करते हो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं प्राउड फील करता हूँ या करती हूँ, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं मेरे बारे में जिनके बारे में मैं इनसिक्योर फील करता हूँ। तो एक सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करना इन अ वेरी नॉन जजमेंटल मैनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आपके माइंड में एक अपनी बेस्ट पॉसिबल वर्जन होती है, ठीक है, या आपके माइंड में एक रोल मॉडल होता है विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव कि हु यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो जब आपके माइंड में वो एक गोल सेट होता है, आपको पता होता है करंटली आई स्टैंड हियर बट आई वांट टू बी देयर इन नेक्स्ट 2 or 5 years, फिर आप अपने लिए छोटे छोटे गोल्स इस्टेब्लिश करते हो। वो गोल ये भी हो सकता है कि मुझे अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बेहतर करना है, मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करना है,
मुझे अपनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को अच्छा करना है या मुझे अपनी इमोशनल रेगुलेशन पे काम करना है। तो छोटे छोटे गोल सेट करके डेली बेसिस पे आप कंसिस्टेंटली वर्क करते हो ख़ुद को बेहतर करने के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी मच एन्जॉयबल एंड इट्स वेरी वर्थ इट एट द एंड ऑफ इट। अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन का बताएं, क्योंकि कहा जाता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन है, तो उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? जब हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं तो यूजुअली वी फोकस ऑन पोस्टर एंड द वे वी शो अप आवर अपीयरेंस, बट अगैन इट्स मच मोर देन दैट। तो फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना कि सोशल सिचुएशन में मेरी इंटेंशन क्या है और मेरी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे सोशल सिचुएशन से क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम कमिंग हियर, तो मेरा पर्पस ये है कि मेरे पास कुछ इंसाइट्स हैं विच आई कैन शेयर विद अदर्स, जो बाकी लोगों को हेल्प कर सकें। इसी तरह से अगर आप एक इंटरव्यू में शो अप हो रहे हैं तो आपको पता है कि देयर इज़ अ जॉब या एक ऐसी स्पॉट है जिसको आप होल्ड करना चाहते हैं एंड यू वांट इंटरव्यू टू असेस यू इन दैट मैनर कि आपको वो जॉब ऑफर हो जाए। तो हमने क्या करना है कि यू आर गोइंग टू एम्बॉडी दोज करैक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स जो आपको लगता है कि आपको उस इंटेंशन में, उस गोल में हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक है, तो पहले तो सोशल अवेयरनेस हो गई और आपने इंटेंशन पे काम कर लिया, आपने अपने ऑडियंस को देख लिया कि इस सोशल सेटिंग में मुझे इस तरह से शो अप होना है। सेकेंड चीज़ जो फिर ऑब्वियसली योर अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट पीपल जज बेस्ड अपॉन अपीयरेंस। सो उसमें आपकी बेसिक हाइजीन होना, साफ़ सुथरा होना, यू मस्ट हैव टू स्मेल गुड, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। आपके अटायर का कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका जो अटायर है वो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। इसी तरह से इफ़ यू आर शोइंग अप एट अ पार्टी और एट अ डिनर, तो अटायर उसके हिसाब से होना चाहिए। सो देन फर्स्ट अवेयरनेस, योर अपीयरेंस, देन अगैन योर वॉइस, योर कम्युनिकेशन, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी कि आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, जो आपका बोलने का अंदाज़ है या आपका लहजा है वो कैसे अफेक्ट करता है? हमारा बोलने का अंदाज़ और लहजा ना सिर्फ हमारी शख्सियत पे असरअंदाज होता है, इट कैन इम्पैक्ट द वे वी कनेक्ट विद अदर पीपल कि मेरी प्रेजेंस में दूसरा पर्सन कैसा फ़ील कर रहा है। तो मुझे क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और इसमें सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं आता, उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आई हैव टू बी वेरी प्रेजेंट इन द मोमेंट। मुझे नेक्स्ट पर्सन को अटेंटिवली सुनना है, मुझे जवाब इसलिए नहीं देना बिकॉज उन्होंने कोई सवाल पूछा है, कुछ शेयर किया है, मुझे उनको समझना है, देन आई हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सो येस, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट कि लोग आपको किस तरह से परसीव करते हैं आपके लबो लहजे की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी पर्सनालिटी से मुतासर हों तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ ट्रेट्स आप कह लें, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे कैरेक्टर को, हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसमें फ़र्स्ट तो मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, हमारी सेल्फ़ अवेयरनेस है, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, एक हेल्दी अकाउंटेबिलिटी लेना अपने एक्शंस की, क्योंकि ठीक है, आई एक्नॉलेज द फैक्ट दैट आई डिड दैट थिंग एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। और एक हेल्दी अकाउंटेबिलिटी होना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आपको आना, और बीइंग वेरी जनरस एंड कंपैशनेट विद अदर पीपल। आपके अंदर एक एटीट्यूड होना लर्निंग का, किसी भी स्किल को लेके उसमें महारत हासिल करना, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। पंक्चुअलिटी होना आपकी लाइफ में, सेल्फ डिसिप्लिन होना, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो ये छोटी छोटी ट्रेट्स हैं। आपका अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर्ड रूटीन को फॉलो करना, आपके उठने जागने के जो हैं वो मखसूस औकात हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर फिज़िकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। तो स्ट्रक्चर्ड रूटीन और अपनी शख्सियत के अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करना जो आपके लिए और आपसे जुड़े लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली। उमूमन कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं लोग जिसकी वजह से जो उनकी पर्सनालिटी है उस पर बड़ा बुरा इफेक्ट होता है? बहुत सारी ऐसी आदत हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी पे पर्सनली भी और सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी एक बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। उसमें नेगेटिव सेल्फ टॉक, आप भी इससे पहले बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। इट इम्पैक्ट्स अ लॉट द वे आई एम फीलिंग दैन द वे आई एम शोइंग अप। तो वो जो एक क्रिटिकल नेगेटिव सेल्फ टॉक है हर वक्त आपके दिमाग में चल रही है, वो इट कैन इम्पैक्ट यू पर्सनली एंड ऑल्सो सोशली। इसके अलावा ओवरऑल आपका एक नैगिंग और आपका एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड होना लोगों को लेके, ज़िंदगी को लेके, इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट यू इन अ नेगेटिव वे। इसी तरह से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ना तो आप डिसीजन ले पा रहे हैं, और अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो आप उसको ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लाइक वन डे यू आर शोइंग अप विद अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, नाउ पीपल डोंट फाइंड यू रिलायबल। सो वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कि आप में कंसिस्टेंसी नहीं है।
तो पैटर्न्स को लेके कंसिस्टेंट होना, कमिटेड होना इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये बताएं कि कॉन्फिडेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी आप टिप्स देंगी इसके लिए? कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने के बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि आपने अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करनी है, ठीक है, कि मेरे ये वो पैटर्न्स हैं, ये वो एस्पेक्ट है मेरी पर्सनालिटी को लेके जो मुझे लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर छोटे छोटे गोल्स आप सेट कर दो। इस हवाले से काउंसलर, लाइफ कोच एंड साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प यू अ लॉट अगर आप वाकई कमिटेड हैं और इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। डॉक्टर किंजा, ये बताएं कि दूसरों की बात गौर से सुनना, क्या ये भी ये निशानी है कि उस बंदे की पर्सनालिटी अच्छी है? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको ये महसूस हो रहा है द अदर पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, तो हाउ वुड यू फील? आपका उनसे बात करने को दिल ही नहीं करेगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल अगैन, बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू रिसर्च भी ये शो करती है कि हमारे जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें भी एक्टिव लिसनिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सो कॉन्वर्सेशन के दौरान प्रेजेंट होना एट द मोमेंट और अपनी सारी अटेंशन को नेक्स्ट पर्सन पे फोकस करना जिससे आप बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बात को समझना। और जब हम जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं किसी इंसान को जानने के बारे में, तो लाशऊरी तौर पे हमारी बॉडी लैंग्वेज उनको मिरर करती है, ठीक है। आपको अपनी इमोशनल स्टेट को उनके साथ मिलाना होता है, सिंक करना होता है, और वो जो भी बात कह रहे हैं आप फिर उसको रीफ्रेस कर दो। कि जैसे कोई इंसान है वो आपको बता रहा है कि वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है, और जब इंसान उसने अपनी बात कंप्लीट कर रही है, यू आर गोइंग टू टेक अ पॉज एंड देन यू आर गोइंग टू आस्क, अच्छा तो फिर आपके कहने का मतलब है कि इट्स बीइंग रियली हार्ड फॉर यू, आपकी वर्क प्लेस पे जो भी इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, तो द नेक्स्ट पर्सन इज़ गोइंग टू फील हर्ड एंड सीन, और ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इफेक्टिव बना देती है। So you are very much like you can connect with other people in a very effective manner. यहाँ पे गोल दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए। हम अक्सर ये कोट सुनते हैं कि if you want to impress someone, don't try to impress them. So गोल किसी को इम्प्रेस करना नहीं है, गोल ये है कि इस सोशल सिचुएशन से मुझे क्या चाहिए एंड हाउ कैन आई शो अप इन माई बेस्ट पॉसिबल सेल्फ। क्योंकि अगर हमारा पर्पस ये हो जाएगा कि द नेक्स्ट पर्सन हैज़ टू लाइक मी, मैं सबको पसंद आ जाऊँ, तो नॉट एवरीबडी कैन लाइक अस। हर इंसान का ओपिनियन जो है, पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है, हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा। बट व्हाट कैन आई डू इज़ कि मैं ऑथेंटिकली ख़ुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ, जो पर्सनैलिटी में मेरी में करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए मेरी बेस्ट पॉसिबल वर्जन में, उनके साथ शो अप होना और फिर देखना हाउ पीपल रिएक्ट टू दैट, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अगैन मैं इस चीज़ को लिंक करूँगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये सवाल ख़ुद से पूछना ज़रूरी है कि मैं क्यों इम्प्रेस करना चाहता हूँ। तो अगर तो कहीं ना कहीं आपको अंदर महसूस होता है कि यू आर लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन एंड वैलिडेशन, तो वो ये चीज़ हमें जान लेनी चाहिए कि हम कभी भी, ये ऐसा बर्तन है कि हम इसको अगर सारी ज़िंदगी भी भरते रहेंगे बाकी लोगों के अप्रिसिएशन से, तो इट्स नेवर गोना बी फुलफिल्ड जब तक आप वाकई खुद की नज़रों में डाल के ये ना एक्नॉलेज कर लें कि येस आई एम वैल्यूएबल एंड वर्दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख़ुद को वैल्यूएबल कंसिडर करना और फिर दूसरे लोगों के साथ शो अप होना, जो कि ज़रूरी है जिस तरह से उस सोशल सिचुएशन में। नेगेटिव थिंकिंग के हवाले से अगर हम बात कर लें तो जो नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिविटी है वो कैसे हमारी पर्सनालिटी पर इफेक्ट करती है? नेगेटिव थिंकिंग तो कलर करती है हमारी इमोशनल स्टेट को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे दिमाग में ये सोचें चल रही हैं कि आई एम अ फेलियर, मुझे कुछ भी नहीं आता, आई एम गुड फॉर नथिंग, तो आई एम गोइंग टू फील डिसअपॉइंटेड एंड हर्ट, आई एम गोइंग टू फील लाइक अ फेलियर। और उसमें क्या होगा, जैसा मैं सोच रही हूँ ये इम्पैक्ट करेगा द वे आई एम फीलिंग। फिर जैसा मैं फील कर रही हूँ ना, इट्स गोइंग टू शो अप इन माई बिहेवियर। मैं कोई एक्शन ही नहीं लूँगी, मैं सारा दिन अपने बिस्तर पे पड़ी हूँ, आई एम स्क्रोलिंग। कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे में वो रिक्वायर्ड स्किल्स और कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं इसको परफॉर्म कर पाऊँ, तो आई एम गोइंग टू गिव अप ऑन अपॉर्चुनिटीज़। मैं कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकूँगी, ठीक है। मैं कभी भी अपनी बेस्ट पॉसिबल वर्जन बन ही नहीं सकूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कुछ चीज़ें आपकी ज़ात के हवाले से ऐसी हैं जो फिक्स्ड होती हैं। आई कैन नॉट चेंज माई हाइट, आई कैन नॉट चेंज माई कलर, आई कैन नॉट चेंज माई ओरिजिन। ये वो चीज़ें जो फिक्स्ड हैं, उनके बारे में मुझे अपने अंदर एक्सेप्टेंस बिल्ड करनी है कि ओके आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई रियलिटी। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऑब्वियसली, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। जिसमें हमने बात की है कम्युनिकेशन स्किल्स की, अपनी ग्रूमिंग की, अपने पेरेंट्स को हम कुछ मैटर्स में जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो हमें अपनी एनर्जी वहाँ पे फोकस्ड करनी है। तो वो जो सारी एनर्जी हम नेगेटिव थिंकिंग पे लगा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम वो एनर्जी इन्वेस्ट करें उन एक्शंस पे जो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं। तो हर कोई इसको प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकता है? इसमें 3 चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। फर्स्ट, क्लैरिटी।
कि क्या आप कभी आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ और मुझे उसके लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड एंड हैव दैट क्लैरिटी कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या बनना है और रियलिस्टिकली वो कितना पॉसिबल है। सेकंड चीज़ फिर एक कमिटमेंट। ओके, मुझे नेक्स्ट ईयर तक अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, या मुझे नेक्स्ट ईयर तक आई एम गोइंग टू गो आउट, आई एम गोइंग टू टॉक टू अदर पीपल। ठीक है, मैंने ख़ुद को एक्सपोज करना है अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में, मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। क्लैरिटी, कमिटमेंट एंड नाउ कंसिस्टेंसी दैट यू आर गोइंग टू शो अप। ठीक है, जैसे मैंने ये गोल अपना सेट किया कि मुझे वेट लूज़ करना है, मैंने 4 दिन जिम की है, 5th डे सम हाउ आई वॉज फीलिंग रियली लो एंड डाउन, मैं नहीं जा सका। अब हम क्या करते हैं, हमें लगा ओ सी आई फेल्ड, सो यू आर गोइंग टू ट्राई एंड शो अप अगैन। आपने 0 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5, आप 5th पॉइंट पे आ चुके हैं। डजंट मीन आप 0 पे जा चुके हैं, यू आर जस्ट डी ट्रैक एट द मोमेंट। ऑल यू हैव टू डू इज़ गेट बैक ऑन द ट्रैक एंड कीप गोइंग। सो अगर ये 3 चीज़ें आप अपने में बिल्ड कर लेते हैं, क्लैरिटी, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, एनीबडी कैन डू इट। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एंड यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से कि कितनी इंपॉर्टेंट है और हम किस तरह अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हैं, और बहुत अच्छी टिप्स भी हमें दिया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर किंजा राना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड सिर्फ ट्रायल टाइम नहीं होता, बल्कि ये वो बुनियाद होती है जहाँ से आपका पूरा करियर समत पकड़ता है। अक्सर नए एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं कि 3 महीने सिर्फ कंपनी इन्हें देख रही होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये वक्त दोनों तरफ से इवैल्यूएशन का होता है। कंपनी तो आपको देख ही रही होती है, इसके साथ साथ आपको भी ये समझने का मौका मिलता है कि ये माहौल आपके लिए कितना मौजू है। इसलिए आज हम कॉर्पोरेट ट्रेनर्स से इसी हवाले से बात करेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि प्रोबेशन पीरियड में कामयाबी कैसे हासिल की जाती है, कौन सी गलतियाँ नुकसान देती हैं, और किस तरह एक जो नई हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसको हम अच्छे से गुजार सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद फवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अहमद, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्रोबेशन पीरियड को अक्सर लोग सीरियस नहीं लेते, वो बस एक ट्रायल पीरियड समझते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसको किस तरह गुजारना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली टाइम ट्रायल समझा जाता है कई नौजवानों को। ये चूँकि पर्टिकुलरली अगर मैं यूथ की बात करूँ ना, तो अक्सर लोग ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ जाके सिर्फ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर इसको दे टेक इट एज़ अ न्यू टाइम, दे एन्जॉय इट कि जी हम एक नई जगह पर आए हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हैं, एक जॉब मिली है नई। वेर एज़ ये इसका ताल्लुक अगर आप इस तरह से करते हैं तो इनफैक्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वजह यह है कि आपको जब हायर किया गया है तो आपका इमीडिएट बॉस एंड द HR दोनों की नज़रें आपके ऊपर है। HR इनफैक्ट आपके बॉस के ज़रिए ही आपको देख और सुन रही है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दीज 90 days, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। आपको 2-3 काम ज़रूर करना है। एक ये कि यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर जॉब, राइट। अगर हम देखें कुछ अच्छी जो कंपनीज़ हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें ग्लोबली उन्होंने शेयर किया होता है कि आपको फर्स्ट डे पे क्या करना है, फर्स्ट 30 डेज़ में क्या करना है, फर्स्ट वीक में क्या करना है, एंड देन फर्स्ट 90 डेज़ में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन मोस्टली कंपनियों में नहीं होता, कॉर्पोरेट में होता है, लेकिन अमूमन कंपनीज़ में नहीं होता। अब व्हाट यू मस्ट डू इज़, नंबर 1, यू मस्ट अंडरस्टैंड द पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी। आइडियली तो HR को आपके साथ एक ओरिएंटेशन करवाना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो यू मस्ट गो एंड आस्क देम कि मेरे रोल में मेरे लिए क्या काम करना मुझे ज़रूरी है, किस किस तरह से, यानी पर्क्स एंड बेनिफिट तो हम पूछ ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या मुझसे एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं HR को कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसीज़ के लिहाज से, क्योंकि उसमें हायरिंग और फायरिंग दोनों बताई जाती हैं। तो आपको ज्वाइन करते ही जानना है कि कौन से फायरेबल ऑफेंस हैं, ताकि उसको आप हमेशा के लिए अवॉइड करें। नंबर 2, यू मस्ट हैव अ सिटिंग 1-to-1 विद योर लाइन मैनेजर, उससे डिस्कस करें कि व्हाट एम आई एक्सपेक्टेड टू डू। क्योंकि आपकी जो जॉब फिल हुई है ना, वो कोई रिक्वायरमेंट थी, या तो कंपनी एक्सपेंड कर रही थी, इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि एक बंदा काम नहीं संभाल पा रहा तो 2 कर लिए। सो वो आपको बताएंगे कि व्हाट यू आर सपोज टू डू। लेकिन बारहा अभी चूँकि
इकोनॉमिक क्रंच है, ले ऑफ्स हैं, तो क्या होता है कि एक की जगह पर दूसरे को लाया जा रहा होता है। सो आपकी समटाइम्स अगर मूवमेंट है दूसरी जगह पर तो बिल्कुल ही स्किल सेट नया होता है। What you must do and never forget is you must go to your line manager and ask him what I am supposed to do in these 90 days. मेरी JDs क्या है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, मुझसे क्या आप समझते हैं कि ज़रूर मुझे सीखना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको कोई सीनियर के तौर पे नहीं वो एड्रेस कर रहे होंगे, बल्कि वो देख रहे होंगे कि इन 90 डेज़ में आप में लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने एक्स्ट्रा विजिलेंट हैं, कितना काम कर रहे हैं, एफर्ट कितनी पुट कर रहे हैं। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू मस्ट डू इन योर 90 डेज़। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि डे फर्स्ट से ही एक इंसान खुद की पर्सनालिटी पे कैसे काम कर सकता है और वो जो एक प्रोफेशनल लाइफ है उसको कैसे वो बेहतर बना सकता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको लाइन मैनेजर के साथ बात करना है। दूसरा ये कि आप कल्चर को अंडरस्टैंड करें। यू मस्ट स्टे प्रेजेंटेबल। नंबर 1, आपकी जो लुक है वो लाउजी एंड लेजी नहीं आनी चाहिए। यू शुड बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, कैलकुलेटिव एंड एक्टिव। मैं समझता हूँ स्पेशली यूथ के लिए यू मस्ट लुक अ लिटिल एक्टिव, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो करना ज़रूरी है। वो है कि नेटवर्किंग अपनी विद इन द टीम, बॉस के साथ, अपनी टीम के साथ, इंटर डिपार्टमेंटल जो हारमनी जिसको कहा जाता है, दूसरी डिपार्टमेंट्स के साथ जो जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके साथ, उनके साथ कांटेक्ट रखना, उनसे बात करना, उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना, ये विद इन फर्स्ट 90 डेज़ आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि जितना ये पुराना होता जाएगा फिर आपसे बॉसेस भी क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा यार अभी तक आप उनको नहीं जानते या उनसे आपकी बात नहीं है। तो व्हाट यू मस्ट डू इज़ नंबर 1 स्टे प्रेजेंटेबल, नंबर 2 स्टे एक्टिव, नंबर 3 आप जो है नेटवर्किंग ज़रूर करें विद इन एंड विद डिपार्टमेंट के बाहर। अच्छा इंप्रेशन जो है ना इसको अमूमन मिस्टेक किया जाता है कि शायद यू शुड लुक वेरी गुड, और उसमें कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि ड्रेसिंग मॉडल्स जैसी करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखना है कि वहाँ पर क्या कल्चर है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, एफर्ट पुट करना और लर्निंग शो करना कि मैंने अब ज्वाइन की है कंपनी तो मुझे ना सिर्फ ये कि अपने काम को सीखना है बल्कि जो दूसरे डिपार्टमेंट जिसके साथ अलाइंड है उसके काम को भी सीखना है ताकि मेरा अपना काम अच्छा हो सके। सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट बी, एंड अबव ऑल बी ट्रांसपेरेंट। फॉर गॉड सेक गोलियां नहीं करवाएं अपने बॉस को या अपने कोलीग्स को। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये अभी हमारे जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की एक गेम चल रही होती है, हम यहाँ पे शो में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखें, स्मार्ट वर्क आता है व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन योर लाइफ ना, तो फिर आपको शॉर्टकट रास्ते नज़र आना शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप आगाज़ ही शॉर्टकट से करते हैं तो यू फॉल ऑफ कोर्स। तो दैट इज़ वाई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने करियर के आगाज़ में स्पेशली पागलों की तरह मेहनत करना चाहिए। सो यू गेट गुड रिजल्ट्स देन। अच्छा ये बताएं कि एक मिथ है या ये रियलिटी है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं कामयाबी ज़्यादातर उनको मिलती है और इंट्रोवर्ट्स को कम कामयाबी मिलती है। हम आपको मज़े की बात बताऊँ, दुनिया भर में जो ग्लोबल रिसर्च हुई है 65% CEOs आर इंट्रोवर्ट्स। मेरे लिए बड़ी हैरान कुछ चीज़ थी क्योंकि मैं खुद समझता हूँ आई एम पेनफुली इंट्रोवर्ट। मेरा प्रोफेशन ऐसा ज़रूर है जिसमें बोलना पड़ता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट करना पड़ती है हमें वो तन्हाई में बैठ के रिसर्च करना होती है, देखना होता है सारा कुछ। और जो इंट्रोवर्ट्स हैं इनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी हैरानकुन होती है, जिसको आपकी इस ज़ुबान में कहा जाएगा जो कैमरे के पीछे के लोग हैं। तो अगर सिर्फ ये समझा जाए कि जो बोलने वाला है, जो अदाकार है वही स्टार है, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे पूरा एनवायरनमेंट होता है। देयर आर समटाइम्स अनसंग हीरोज़ देयर। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर बोलने वाले हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो ही आप कमाल के हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जैसे मैं मुन जिक्र करता, मैंने एक रिसर्च पढ़ी, कहा उसमें था कि 2 डिपार्टमेंट्स, 2 काम, एक सेल्स और दूसरा पब्लिक स्पीकिंग, इन दोनों के लिए इंट्रोवर्ट्स को हायर करें। आप हैरान हों कि हालांकि ये वाले काम ऐसे हैं जिसमें है ही लोगों से मिलना। सेल्स में आपको हर रोज़ 4-6 नए लोगों से मिलना होता है। वो कहते हैं इसलिए कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं समटाइम्स दे डोंट थिंक मच और वो बोल देते हैं, वेयर एज जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो बोलने से पहले सोचते हैं कि मैं क्या कहूँगा, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, वो ये पूरा साइकिल सोच रहे होते हैं। तो सेल्स का बंदा अगर सिर्फ बोल के आ जाता है और वो क्लोजिंग की तरफ नहीं जाता, सेल्स क्लोजिंग की तरफ, तो दैट मीन्स कि वो गलत कर रहा है। सो अच्छा, वही फिर लैडर को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं अगर पीपल पर्सन हूँ, सिर्फ मिलना पसंद करता हूँ, घूमना फिरना पसंद करता हूँ, तो मैं शायद कॉर्पोरेट लैडर को अंडरस्टैंड ना कर सकूँ कि मुझे इस स्टेज पर कितना टाइम पुट करना है, अगली पे कितना जाना है और नेक्स्ट पे कैसे जाना है। दिस इज़ एग्जैक्टली वाई 60 to 65% जो CEOs हैं वो इंट्रोवर्ट्स हैं।
सो गुड न्यूज़ फॉर इंट्रोवर्ट्स कि आप परेशान नहीं हो, आप ये ना समझें कि आपका काम अननोटिस जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो काम करते हैं डॉक्यूमेंट इट, सो दैट कोई अगर मीटिंग होती है, कोई ऐसी बात होती है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप कुछ नहीं करते, आप विजिबल नहीं हैं, लोगों को आपको नज़र नहीं आते, जो अमूमन कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, तो आप बता सकें कि जी मैंने ये 4 काम किए थे और उसका ये इम्पैक्ट आया था। तो अगर आप अपना काम को इम्पैक्ट के साथ प्रेजेंट करना आपको आ जाएगा, बीइंग एन इंट्रोवर्ट यू विल बी मैचलेस, अनस्टॉपेबल। और अगर सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, उनको काम का इम्पैक्ट देखना नहीं आता, तो फिर उनको बतूनी कह के और बड़बोला कह के साइड लाइन कर दिया जाता है, यू विल फ्लोरिश देन। सो कंक्लूसिवली सेइंग अबाउट योर क्वेश्चन, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट द इम्पैक्ट यू क्रिएट। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रोबेशन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा बुरी लगती हैं? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं अभी जेन ज़ी की हायरिंग जो है ना वो करके बैठा हूँ और मुझे अंदाज़ा इस चीज़ का है कि व्हाट एग्जैक्टली गोज़ थ्रू देयर माइंड रिसेंटली। अच्छा, होता ये है कि एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अलावा एक आपका फैमिली कल्चर भी होता है। अगर आप उठ के पानी नहीं पीते हैं तो इसका मतलब है कि ऑफिस में भी आपको पानी टेबल पे चाहिए, राइट? तो ये एक सादा सी चीज़ नहीं है। इट मीन्स यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ टू बी लेथार्जिक। सही है, आप सुस्त होने के लिए एफर्ट पुट कर रहे हैं क्योंकि आप घर पे भी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे कि ईद आई है तो मुझे ईद से एक दिन पहले की भी छुट्टी दे दें, ईद से अगले दिन की भी छुट्टी दे दें, ताकि मेरी 9 छुट्टियां बन जाए, वेयर एज कंपनी आपको 3 छुट्टियां दे रही है। सो वट प्रोफेशनल्स लुक एट इज़, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन, आपका काम वर्क प्लेस पर इम्पैक्ट करता है, ऐसे ही आपकी ये वाली जो हैबिट्स हैं, यू आस्क अबाउट छुट्टियाँ ऑल द टाइम, गॉड फॉरबिड हर दूसरे दिन आपके साथ कोई मसला ही रहता है, हो सकता है सही ही भी हों, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। सो यू हैव टू बी फुली प्रेजेंट, फुली अवेलेबल एंड फुली इन वर्किंग मोड। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी हायरिंग हो जाती है, आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि हम प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उससे कैसे बच सकते हैं? और ऑब्वियसली आपने अपने लिंक्स भी बनाने हैं, तो इन दोनों को बैलेंस लेके हम कैसे चल सकते हैं? देखिए, नए लोगों के, आपने बड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नए लोगों का जो है ना पॉलिटिक्स में ट्रैप होने का चांस ज़्यादा होता है, तो उनको क्या करना चाहिए? आईएमएस से 2 चीज़ें हैं। एक तो ये आंखें खुली रखनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो आपके पास आके बताएं कि आपके डिपार्टमेंट का या दूसरे डिपार्टमेंट का ये बंदा गूफ है, ये बंदा बोंगा है, ये गलत करता है, ये हर वक्त सियासतें करता है। जो आपको ये बता रहा है ना कि यहाँ के लोग इस तरह के और वो नेगेटिव बात कर रहा है, उससे केयरफुल रहें। मे बी ही इज़ ट्रैपिंग यू टू बी इन ही साइड। तो आपको अपनी खुली आंखों के साथ देखना है कि जिसके बारे में वो बोंगा कह रहा है या जिसको कह रहा है ये सियासतदान है, तो क्या वाकई वो सियासतदान है? हो सकता है उसकी सियासत में आपकी ग्रूमिंग हो रही हो, वो नेगेटिव सियासत ना कर रहा हो बल्कि आपको खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो। तो आपको आंखें खुली रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एज आई से, आपको सख्त मेहनत करने की आदत है, तो फिर आपका सियासत में फंसने के इम्कान कम होते हैं। वो कहते हैं ना, द ओनली थिंग दैट बीट्स हार्ड लक इज़ हार्ड वर्क। तो आप अगर सख्त मेहनती हैं तो आपकी, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़मीन बड़ी दिलचस्प है, इसमें कई दफ़ा सख्त मेहनती इतनी बुरी तरह फंसते हैं कि उनका निकलना मुश्किल होता है, लेकिन यू गो थ्रू दैट क्राइसिस एंड यू कम अप एज अ विनर। लेकिन अगर आपको काम करने की आदत ही नहीं है, फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सो पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई डोंट से अवॉइड पॉलिटिक्स, ऑब्जर्व इट एंड सी कि आपको किसका पार्ट बनना है, राइट वन का बन जाए। अच्छा, जेन जी के हवाले से बात कर लेते हैं कि जेन जी को क्या मसाइल आ रहे हैं कॉर्पोरेट में, और स्पेशली जो उनका प्रोबेशन पीरियड है उस दौरान। जेन जी का जो मैं देखता हूँ कल्चर ओवरऑल, जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसमें बहुत सारी लिथार्जिक चीज़ें जो मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूँ, जो सुस्ती की तरफ, ओवरऑल सुस्ती की तरफ माइल करती हैं। मतलब ठीक है, आपको अगर कोई जेन जी को बात बुरी लगती है, दे शुड स्पीक अप, दे शुड, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल होना गलत है। सही है, तो आपका बोलना बहुत अच्छा है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, लेकिन कैसे देना चाहिए ये भी फिर लर्न करना है। तो अगर वो ये लर्न करते हैं हाउ टू पुट अप देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स फाइन, तो आप ये ज़रूर करना सीखें। दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल अब वर्ल्ड वाइड ये रिसर्चेज हो चुकी हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, छुट्टियां कितनी ज़रूरी हैं, कितने दिनों के बाद होना चाहिए। आप देखें ग्लोबली 4x4 का एक रूल नया कुछ मुल्कों ने शुरू किया है कि 4 दिन आपका वर्किंग डेज होंगे और 4 घंटे आपके वर्किंग आवर्स होंगे। सो आप देखें, हमारे लिए तो एक बिल्कुल नई और अजीब बात है ना। तो अगर आप एज ए जेन जी, अमूमन चूँकि हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कनेक्टेड हैं, तो हम पढ़ते हैं कि अमेरिका में या जापान में ये हो रहा है, हम फ़ौरन कंपेयर करते हैं कि इस कंपनी में तो 6 दिन और 8 घंटे हैं, तो हमें लगता है कि यार ये जुल्म हो रहा है। भाई आपको फन्नाओ इसी सिस्टम में सर्वाइव करना है।
सही है, तो आपको वो लिथार्जिक होने वाला या एफर्ट पुट ना करने वाली उन तमाम चीज़ों को अपने जहन से निकालना है जो कि कहीं और हो रही हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रही। सो इन द एंड अगेन इस सारे सवाल के जवाब में Gen Z are the wonderful generation I have worked with. They are amazing people. Honestly, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे मज़ा आता है इन लोगों के साथ बात करके. They are always updated. We learn from them. As senior, I learn from them. लेकिन ये दो चीज़ें अगर वो कर लेते हैं, एक पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लिथार्जिक ना हो, सुस्ती का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करें, ये छुट्टियाँ और माई टाइम इन अ वे कि आपका माई टाइम ही रह जाए और काम के करने का टाइम ना रहे, इन सारों को आपको डिच कराना होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, और अगर आप ये करते हैं तो इट विल बिकम अ डेडली कॉम्बिनेशन। हमारी जनरेशन से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएंगे जब आप हायरिंग करते हैं, कोई नया एम्प्लॉय है आपका, तो सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप देखते हैं उसमें? टाइम पे आना, आर यू पंक्चुअल और नॉट, आर यू प्लेजेंट एंड प्रेजेंटेबल और नॉट। मतलब मेरी टीम में कोई बंदा आएगा और अगर वो लेट है तो मैं शर्मिंदा होऊंगा अपने बॉसेस के आगे भी कि यार मेरी यही नालायक नहीं आ रहा, ये मेरे लिए भी परेशानी की बात है। तो यू शुड बी ऑन टाइम, जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेबल, आपको लाउजी और गूफ नहीं दिखना, स्टे एक्टिव एंड एजाइल, एंड अबव ऑल स्टे कनेक्टेड टू एवरीवन। सही है, आप नेटवर्किंग ज़रूर करें। सो नेटवर्किंग के साथ पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन योर वर्क। आप अंडरस्टैंड करें आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जेडीज़ को अंडरस्टैंड करें और डेली बेसिस पर अपने बॉस के साथ वो रिपोर्ट शेयर करें। समटाइम्स आपको लगेगा कि बॉस इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, बट ऐसा नहीं होता। दे ऑलवेज लिसन टू यू विद हाफ ईयर और व्हाट, लेकिन आपको उनको अपडेट करना है कि आप जो कुछ कर रहे हैं। कीप हिम अपडेटेड, कीप हिम पोस्टेड। सो इफ़ यू आर डूइंग दीज ऑल 4 थिंग्स यू विल बी ऑफ कोर्स गुड। ठीक है। अच्छा, प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या कोई ब्लंडर हो जाता है, तो आप उसको कैसे इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी प्रोफेशनल वे आप उसको हैंडल कर सकते हैं? देखें, आपसे इन प्रोबेशन पीरियड आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक्सेप्शनल परफॉर्म करें, बल्कि जैसे मैंने कहा कि मैंने हायर किया कुछ लोगों को पिछले 1 साल के अंदर, मैं सबको जाके ये ख़ास तौर पे कहता था कि आई एक्सपेक्ट ब्लंडर्स फ्रॉम यू। आप ब्लंडर करें, गलती नहीं करें। वो मार्क ज़करबर्ग कहता है फेल फास्ट। आपको यानी जो बंदा बहुत केयरफुल है, जो एफर्ट नहीं कर रहा, जो एफर्ट कर रहा है वही गलती करेगा ना। जो एफर्ट ही नहीं कर रहा, वो क्या कहते हैं, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। तो आप जान मारेंगे तो गलती करेंगे, लेकिन कीप योर बॉस पोस्टेड। ऐसा कई दफ़ा होता है, हमारे पास नए लोग आते हैं, वो आके मेरा एक टीममेट है, वो आके मुझे कहता है कि सर वो ब्लंडर हो गया। तो मैं कहता हूँ मुझे बताओ, अगर वो वैल्यूज़ का ब्लंडर नहीं है, यानी आपने चोरी चिकारी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, तो बताओ मैं संभाल लूँगा एंड आई स्टैंड बाय यू। लेकिन अगर कोई वैल्यूज़ का है तो ऑफ कोर्स आई गो बैक। तो पॉइंट ये है कि आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दें, एक्सेप्शनल हो। आपसे कोई परफेक्ट काम की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आप काम करें दिल लगा के। परफेक्शन काम में आती चली जाएगी और जल्दी आ जाएगी। लेकिन जहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, वो बॉस को इन्फॉर्म कर दें कि सर ये हो गया, तो आई नीड योर सपोर्ट। आई गिव यू माई वर्ड्स, 90% बॉसेज विल सपोर्ट यू। 10% हो सकता है मैनिपुलेट करें, वो किसी और एजेंडा पे है, वो तो रहेगा हर वक्त ही। लेकिन मोस्ट विल नॉट ओनली सपोर्ट यू, दे विल गाइड यू कि इसको अवॉइड कैसे करना है नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये बताएं कि ऑब्वियसली प्रोबेशन पीरियड में जो एम्प्लॉय है उसको भी तो ये राइट होगा कि वो जो कंपनी का कल्चर है उसको परखे, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? बिल्कुल है, हक ही नहीं है, ये उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो दे विल फॉल ट्रैप टू सो मैनी थिंग्स। दे मस्ट हैव देयर, मैं कहता हूँ आपके 2 नहीं 6 आंखें होना चाहिए। आपको चारों तरफ देखना है, राइट लेफ्ट पर देखना है कि किस तरह के लोग प्रमोट हो रहे हैं, किन चीज़ों को देखा जा रहा है, कंपनी किस चीज़ को वैल्यू करती है, डेली बेसिस पर किन चीज़ों की बात ज़्यादा होती है। आपका वाहिद काम है अपने बॉस का काम आसान करना। सही है, मैं इसको आई अंडरस्टैंड समटाइम्स नेगेटिवली यूज़ होता है, कई लोग इसको इतना ज़्यादा नीचे तक चले जाते हैं कि बॉसेस के घर पे सब्जियां भी ड्रॉप करने चले जाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना शुरू कर देती हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉस के लिए एक मिसाल के तौर पे हम मीटिंग्स करते हैं और आप देखते हैं कि आपका जो बॉस है या सीनियर मोस्ट बॉस है, वो कहता है कि यार हमारे पास जो ये एरर 4-5 है, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको 2 चीज़ों को देखना है। नंबर 1, क्या आपका इमीडिएट बॉस इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है? इफ़ यस, तो आप कम अप विद अ सोल्यूशन। तो हम उन्हें बताएं कि जी मेरा ख्याल है कि ये ऐसे किया जा सकता है, इसको 3-4 चीज़ें एड्रेस की जा सकती हैं। मे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रा कमी हो क्योंकि अर्ली 90 डेज़ है, तो आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट कम अप विद अ सोल्यूशन।
अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ बिग बॉस, बॉस का भी बॉस है, तो फिर आप अपने बॉस को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि सर ये वाला मसला जो हमारे सीनियर डिस्कस कर रहे थे शायद इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो सके। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द कल्चर, यू मस्ट अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स एंड यू मस्ट नो व्हाई आर यू हायर्ड, ताकि आप वो काम जब एक्सेप्शनल तरीके से करेंगे तो फिर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स के मसाइल, बॉस के साथ लाइजन क्रिएट करने के, ये इधर उधर की चीज़ें नहीं फेस करना पड़ेंगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे प्रोबेशन पीरियड के हवाले से कि कैसे हम इसको अच्छे से गुजार सकते हैं और कौन सी गलतियाँ जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, और अगर कोई गलती होगी है तो हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर मौजूद है अहमद फवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट एजेंसी और यूके मेट ऑफिस की नई रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल यानी 2026 से 2030 के दरमियान गर्मी के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटने का खदशा है और दर्जा हरारत प्री इंडस्ट्रियल दौर के मुकाबले में 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल एक बहुत बड़ा अलमिया है क्योंकि आलमी कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के शिकार ममालिक में हम सर फहरिस्त हैं। जून का महीना शुरू हो चुका है, तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हबीबुल हक रंधावा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हबीबुल हक साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी क्या रीजंस हैं? इस देखिए अर्ज़ ये है कि आजकल की जो गर्मी हैं वो बहुत शदीद हैं और इसकी ख़ास वजह है कि इस साल क्यों शदीद हैं ज़्यादातर। तो एक तो है एल नीनो इफ़ेक्ट है, वो आपने सुना होगा, बड़ा मारूफ इफ़ेक्ट है कि पैसिफिक ओशन में जो समंदर की लेयर्स हैं पानी की, ऊपर वाली लेयर्स वो बहुत गर्म हो जाती हैं 4-5 साल बाद। ये उनकी रूटीन है, 5-6 साल की ड्यूरेशन में वो गर्म हो जाती हैं और सर्द भी हो जाती हैं। जब सर्द हो जाती हैं तो मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है और जब गर्म होती हैं तो मौसम जो गर्म मौसम है उसमें हिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। एक तो ये फैक्टर है पाकिस्तान में इसका। दूसरा एक मारूफ इसका फैक्टर है, वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग आपको मालूम है, आप तो सुनते हैं, सब आगाह इससे कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस है, कोयला है, पेट्रोल है, इसका अबंडेंटली जलने की वजह से, देखें ये बहुत महदूद किस्म के ये वसाइल थे हमारी ज़मीन में। वो खुशकिस्मती से हमें पता चल गया कि इनका फ़ायदा है ईंधन इस्तेमाल, लेकिन हमें इनका एस्टिमेशन के बग़ैर कि भाई कितने हमारे पास ये वसाइल हैं ज़मीन के अंदर और हमारी इस वक्त आबादी क्या है, ज़रूरत क्या है और हमारी आने वाली नस्लों की ज़रूरियात क्या हैं, ख़ास तौर पर हम उसको एस्टिमेशन करने के बग़ैर ही हम तजारती पैमाने पे इसको जला रहे हैं। हालांकि चाहिए ये कि हम इसके जो आल्टरनेट रिसोर्सेज हैं, मसलन सोलर है, विंड है या दूसरी एनर्जी है, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन हमने जंगें भी शुरू की हुई हैं इस फॉसल फ्यूल की वजह से, हमने अपनी तजारत भी शुरू की है, हमने मनफियत भी शुरू की है। इस लालच, मैं तो कहूँगा ये लालच है, इस लालच का ये नतीजा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है और इस पैदा होने की वजह से जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर है और वेदर कंडीशन है वो तब्दील हो रही है। वो इफ़ेक्ट इस गर्मी में हम पे भी आ रहा है। एक तो एल नीनो इफ़ेक्ट आ गया जो 4-5 साल बाद आता है, एक ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा ये कि हमारी लोकल कंडीशंस भी हैं कि हमारे यहाँ सब्ज़ा ख़त्म हो रहा है। देखिए फॉरेस्ट की जो रेशो हमारे यहाँ बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इनकी वजह से देखें अब टेम्परेचर जो दादू में आया है वो इस पिछले हफ्ते वो 51 डिग्री सेंटीग्रेड आया, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर है। हमारे जिस्म का टेम्परेचर को जो हम बियर कर सकते हैं वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 94 फ़ारेनहाइट तक या 104 फ़ारेनहाइट तक। तो अब देखें 51 अगर टेम्परेचर हो हमारे सराउंडिंग का, तो जो हैवानात हैं, इंसान हैं, उनकी जो अंदरूनी सिचुएशन है, जो हिद्दत है, उसका क्या देखें वो मंज़र होगा।
वो तो फिर बीमार होंगे, हैवानात भी बीमार होंगे, इंसान भी बीमार होंगे। और फिर इंसानों ने घर से बाहर निकलना है, खेती बाड़ी का काम करना है, मज़दूरों ने काम करना है, दफातर में जाने वालों ने आने जाने में अब उसमें भी ज़ाहिर सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपोजर है पूरे दिन में इस गर्मी में, उस वजह से हीट स्ट्रोक भी हो जाती है और सन स्ट्रोक भी होता है। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको अब देखें, ये तो एक नेचुरल ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसको तो हम रोक नहीं सकते। हम पाकिस्तान का जो हिस्सा है ये है कि अपनी इंडस्ट्री को अल्टरनेट रिसोर्स पे लाएं। वो पाकिस्तान का इंडस्ट्री का वैसे बहुत कम हिस्सा है, तो हम अपने रिसोर्स को कैसे लगाएं? आगे रह जाती है कि हम व्हीकल्स के एमिशंस को वो कम छोड़ें, तो वो भी अभी अल्टरनेट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बल्कि अगर टेक्नोलॉजी आ भी रही है तो उस पर हम टैक्सों की भरमार कर रहे हैं कि भाई इस पर टैक्सों डिस्करेज करें। जी, बजाय इसके कि हम इसको कि जो बरकी तवानाई पे चलने वाली गाड़ियां हैं या फ्यूल के अलावा जो पेट्रोल के अलावा चलने वाली रिसोर्सेज हैं उसको हम इनकरेज करें, हम और टैक्सेस लगा रहे हैं, सोलर पे टैक्सेस लगा रहे हैं। खैर वो तो एक अलहदा पहलू है कि हमारी आमदनी के वसाइल बहुत कम हैं तो हम टैक्सेस लगा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम वसी पैमाने पर जो इसके असरात हैं उसको हम कम नहीं कर सकते। अब रह जाती है कि हम अफराद अपने अहल खाना, बच्चों या आजर जो हैं और अजीज जो मज़दूर हैं उनका कैसे ख्याल करें। उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कुछ ऐसे तय करें कि वो दोपहर के वक्त काम ना कर सकें। इसी तरह यह है कि बच्चों को आप एक्सपोजर ना दें कि वो अननेसेसरी बाहर जाके दोपहर को खेलें, या जैसे कि गवर्नमेंट ने अब इक़दाम किए हैं कि छुट्टियां कर दी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि छुट्टियां करने के बावजूद भी बच्चे बाहर फिरें। इसी तरह यह है कि हमारी अपनी खुराक का वो हिस्सा होना चाहिए कि जिसका मेटाबॉलिज्म ऐसा हो, केमिकल ब्रेकअप ऐसा हो कि जिसमें हीट कम जनरेट हो। मसलन गोश्त कम खाएं, हम सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि हम जो डिहाइड्रेशन होती है, देखिए बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो अगर जिस्मानी टेम्परेचर जो कि 98.6 रिक्वायर्ड है और जो 104 बहुत ख़तरनाक है, अगर बैरूनी टेम्परेचर गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए और 51 तक चला जाए, तो लाजम है कि बाहर की गर्मी हमारे जिस्म पर अटैक करेगी। इस सूरत में लाजिम हो जाता है कि हम ऐसे इक़दाम करें, मसलन लिबास ये है कि वो पहने कि जो लूज़ हो, लिबास आर्टिफिशियल ना हो, सूती हो, जिसमें मॉइस्चर अगर आ जाए तो उसकी वाइब्रेशन भी हो जाए, और इतना पानी पिए कि डिहाइड्रेशन ना हो, कि हमारा जो टेम्परेचर है वो एक स्टेबल रहे और उसको बार बार उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह ये है कि देखिए गांव में तो ये है, देहाती इलाके में, कि हवा चलती है, दरख्त भी होती हैं, लोग शेल्टर में पनाह ले लेते हैं। लेकिन शहरों के अर्बन एरिया के अंदर ये बदकिस्मती है कि हमने कंक्रीट के जंगल शुरू कर दिया है। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने घरों के अंदर, अपनी वर्क प्लेसमेंट के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर एयर कंडीशनर का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसका बुरा नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी जो गर्मी घर की है वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। चाहिए तो ये कि सारे जितने अफराद हैं इस शहर के वो तकरीबन बराबर मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त करें, लेकिन उमरा अपनी गाड़ियों के ज़रिए, अपने घरों के एयर कंडीशनर के ज़रिए, दफातर के ज़रिए अपनी जो हिस्से की गर्मी है वो बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, हर एक को हक़ हासिल है कि वो अपने लिए फैसिलिटी पैदा करे, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी हमें दरियाफ्त करनी चाहिए या उसको मुरव्वज करना चाहिए कि जो हमारी जो बाहरी हीट जाती है उसको अंदर ही हम बिल्डिंग के अंदर या किसी तरह सिंक कर दें और वहीं एब्जॉर्ब हो, जैसे कि पानी में कर सकते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। शहरों का टेम्परेचर गाँव के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, वो इसी वजह से कि हम एयर कंडीशनर का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, हमने कंक्रीट का बेतहाशा इस्तेमाल किया है, हम अपनी बिल्डिंग्स के जो फसाद हैं, एलिवेशंस हैं, उनको बेतहाशा हम ग्लासेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो सूरज की रोशनी है जो हमारी बिल्डिंग्स के अंदर चल, उसको हम बाहर निकाल फेंकते हैं
और जो शीशे के ग्लासेस हैं या उसके ज़रिए हम वैसे रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये भी बताएं कि कहा जा रहा है कि जो मौसमी शिद्दत है वो बढ़ेगी, तो अभी जून चल रहा है, तो इसमें मौसम कैसा रहेगा? अब देखें, ये जो मौसम मई और जून का गुजरा है, महीना गुजरा, इसमें तो वेरी हॉट था, इसमें मॉइस्चर नहीं था, बारिशें कम हुई, थोड़ी सी हुई लोकली बारिशें। लेकिन अब जो एस्टिमेशन है वो ये है कि जो आने वाला ये अगस्त है, ये जून तो नहीं, अगस्त में और सितंबर में, ये अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 20 से लेकर 25% ज़्यादा मानसून होगा पिछले सालों से। और उसकी वजूहत में यही है कि एक तो गर्मी ज़्यादा होगी, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, हमारे ग्लेशियर पिघल गए, ग्लेशियर पिघले हैं तो हमारा जो एवेपोरेशन होगी वो ज़्यादा होगी, और इस वजह से हमारे जो ईस्ट बंगाल से या वेस्टर्न बंगाल से जो मानसून की हवाएं वो ज़्यादा एहतमाल ये है कि वो ना आ जाएँ और इस वजह से ज़्यादा मानसून ना हो जाए। अच्छा, ये जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मईशत पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे वर्किंग आवर रिड्यूस हो जाते हैं, जो मैन पावर है हमारी वो काम नहीं कर सकती। जब हमारा काम नहीं होगा फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर और कारखानों के अंदर या दफातर के अंदर मौसम की शिद्दत की वजह से, तो ज़ाहिर है हमारी इनकम भी कम होगी, हमारी इकानमी पर एडवर्सली इफ़ेक्ट होगा। और इसके साथ साथ हम ये है कि फ्यूल को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम एयर कंडीशनिंग ज़्यादा करें। जब हम इसको इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो इससे ना सिर्फ ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, हमारी वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, बल्कि हमारी इकानमी भी, हमारा तेल पे जो कंजम्पशन हो रही है, जो हमारी इनकम है वो भी अननेसेसरी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मौसम अच्छा हो तो एयर कंडीशन बंद कर दें लोग, गाड़ियों के अंदर भी और बिल्डिंग के अंदर भी, तो ज़ाहिर है ये फिर इकानमी तो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एडवर्स मौसम में इकानमी एडवर्स हो जाती है, क्योंकि एक तो वर्किंग कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं, दूसरा ये है कि स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है उनका मुकाबला करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इससे निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान है, क्या बजट प्लानिंग है, उस हवाले से भी बताएं। देखिए, गवर्नमेंट्स के, मैं समझता हूँ हमें हर बात, गवर्नमेंट चाहे कितनी अमीर हो, यूनाइटेड स्टेट्स की हो, रशिया की हो, पाकिस्तान जैसी हो, सऊदी जिनकी इकानमी बड़ी बेहतर है, ये मौसम जो है ना, ये ना मशीनें इनका मुकाबला कर सकती हैं, ना अमीर जो गवर्नमेंट है वो मुकाबला कर सकते हैं। ये तो हर फर्द का फ़र्ज़ है कि वो अपने अपने तय इसको देखे कि कैसे हमने मैनेज करना है ताकि हमारी स्पेंडिंग बहुत कम हो मौसम पे। अगर बारिश है तो इंजीनियर का काम है कि वो स्ट्रक्चर ऐसे बनाए कि वो रेजिस्टेंट हो, मतलब वो ऐसे स्ट्रक्चर ना बनाए कि जो एक फ़्लड का मुकाबला ना कर सके। अगर फ़्लड का मुकाबला ना कर तो ज़ाहिर डिमोलिश हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, नए बनाने पड़ेंगे, इकॉनमी पे असर पड़ेगा। ऐसे स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, आप ब्रिजेस कह लें, कलवर्ट्स कह लें, दरिया कह लें, या अर्बन एरियाज़ के अंदर ड्रेनेज सिस्टम कह लें या स्टोरेज कह लें। ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे जो मौसमी हालात हैं, बारिश के हालात हैं, उसका मुकाबला कर सकें, उनको स्टोर कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल सतह पर कैसे फ़ंड्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बात की है कि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे क्लाइमेट चेंज में इतना, लेकिन हम पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, उसमें वो तो बनता है क्योंकि पाकिस्तान यही कह सकता है कि भाई हमारा जो ख़ित्ता, हमारा रकबा जो है और हमारी पॉपुलेशन है, इसका जो ग्रिड बनता है, इस लिहाज से पूरी ग्लोबल लिहाज से हमारा हिस्सा ये बनता है। इसमें इर्रेस्पेक्टिव कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बात यह है कि अफेक्ट कितना हो रहे हैं, और जो हमारी अवामुन्नास अफेक्ट हो रही है, या हमारी फसलें अफेक्ट हो रही हैं, या हमारी इकानमी अफेक्ट हो रही है, उसमें हम ये भी नहीं तय कर सकते कि दूसरे ममालिक का क्या हिस्सा है। तो क्यों ना एक हम ऐसे वज़ादार किस्म का यूनिफॉर्म और जस्ट फार्मूला तय कर लें कि जो आबादी और एरिया के तनासब से वो इस इलाके को कंपनसेट कर सके। तो इस लिहाज से हम अपना केस बड़ी मजबूती से लड़ सकते हैं कि देखिए हमारा एरिया कितना है, प्लस ये है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो हमारा ड्यू शेयर जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का बनता है, उस लिहाज से आप हमें प्रोवाइड करें। ठीक है। अच्छा, हबीब साहब ये भी बताएं कि शहरों का जो दर्जा हरारत है वो कम करने के लिए क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो मुख्तलिफ मुहिम भी चलती हैं जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपने जो है दरख्त लगाने हैं, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, फॉरेस्ट्री आप अर्बन कह लें या शहरों के इर्द गिर्द कह लें और उसकी कंट्री साइड पे कह लें, फॉरेस्ट्री का इफ़ेक्ट ये है, वो लाजम नहीं है कि अगर इस
सहन में या कोर्टयार्ड में लगाए तो यहाँ इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। जब मौसम के जब साया को नुक्ता नज़र से करते हैं तो इंडिविजुअल दरख्त बड़े आम हैं, लेकिन जब बारिश और मौसम के नुक्ता नज़र से बात कर रहे हैं तो आप उस शहर के उस पट्टी के अंदर या उस इलाके के अंदर जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे वो बेहतर है। देखिए लाहौर का अगर अर्बन एरिया में ज़्यादा दरख्त नहीं हम लगा सकते क्योंकि यहाँ बिल्डिंग ज़्यादा हैं, अंडर पासेस ज़्यादा हैं या रोड ज़्यादा हैं, नहीं लगा सकते ना, किनारों पे लगा सकते हैं। तो इसमें कोई मज़ायका नहीं कि आप इसकी जो पेरिफेरी है लाहौर की, आप उसमें बेल्ट एक तय कर दें तकरीबन 10 किलोमीटर विड्थ का, 5 किलोमीटर विड्थ का, और इसकी चारों तरफ में आप उसमें वहाँ फॉरेस्ट्री लगा दें तो वो इक्वली इफ़ेक्ट करेगा मौसम के लिहाज से और मौसम बेहतर हो जाएगा। हमें सबसे पहले तो अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका तयन करना चाहिए, और हमारे पास दरिया हैं, हमें ये करना चाहिए कि जो हमारा इंडस जो हमारी ट्रीटी है उसमें जो पहले तय होगा, जो लीगल एक कानून में मौजूद है, हम उसमें अपना शेयर तो पहले वज़ा करें कि क्या वो हमें मिलता है या नहीं मिलता। ये नहीं कि हम ऐसे नशे की हालत में बैठे रहें। अगर कोई हमारा पड़ोसी हमारा हक सलब कर रहा है तो हमें क्लियर माइंड के साथ इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए। ये तो है दरियाओं की सूरत हाल। और दूसरी ये है कि हमें पानी के इस्तेमाल में, चाहे डोमेस्टिक है चाहे इंडस्ट्रियल है, हमें रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए कि हम पानी को ये नहीं कि इस्तेमाल किया, नहाकर, गाड़ियाँ धोकर, कारखानों को इस्तेमाल करके वो ख़राब हो गया तो उसको दरिया में फेंक दो और वहाँ समंदर में चला जाए। आप उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब में ख़ास तौर पर, इवन लाहौर बहुत बड़ा शहर है, हमने अभी तक रिसाइकिल के लिए या लाहौर के पानी को दोबारा इस्तेमाल के लिए हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, जो कि करना चाहिए। पंजाब में बड़े वसी पैमाने पर इन्होंने काम तो शुरू किया हुआ है, शहरों के अंदर भी ड्रेनेज का, और दरियाओं को भी रीमॉडलिंग कर रहे हैं, नहरों की रीमॉडलिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है रिसोर्सेज के मुताबिक है ना कि आप फौरी तौर पर सारा नहीं शुरू कर सकते, अगरचे ये ग्रेजुअली चाहिए था पिछले 10-20 साल में, लेकिन अब उन्होंने शुरू कर दिया है और काम नामुकम्मल भी है। इस नामुकम्मल काम की वजह से ख़दशा है कि जब आइंदा मानसून आएगा, अभी जो सामने मौजूद है महीने 2 महीने में, तो इसमें ज़्यादा कबाहत होगी शहरी ज़िंदगी में, देहाती ज़िंदगी में। लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग है, अगर जो इनका प्लान मौजूद है शहरों तहसीलों के लिए या लाहौर के लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए या वाटर या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अगर प्लान मौजूद है और वो एग्जीक्यूशन कमाह को हो जाता है, तो मैं समझता हूँ फिर काफ़ी हद तक ये जो इसकी आफात हैं, बारिश की, इसकी तूफ़ान की या फ्लड की, इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर ये काबू पाने के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं ये इफ़ेक्टिव साबित होंगे और इस साल का मुकाबला कर सकते हैं। फ्लड अगर आ भी जाए, फ़र्ज़ करें पानी ज़्यादा इंटेंसिटी से भी आ जाए, तो इनको एक्सपीरियंस तो मौजूद है पिछले सालों का, तो मैनेज कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ के जहाँ अभी फसलें नहीं हैं या आबादियाँ नहीं हैं। तो असल में बात ये होता है कि ये ऐसी आफात के लिए पेश की इत्तला होना लाजम है। अगर पेश की इत्तला हो जाए, दरियाओं में पानी की कैफियत का पता चल जाए या मौसम का पता चल जाए और वो अलर्ट रहें, तो आबादियों की नकलो मकानी कर दें या उनके जो असासाजात हैं उनकी शिफ्टिंग कर दें, तो मैं समझता हूँ कि पानी फिर बड़ी आसानी के साथ गुजर जाएगा, समंदर में गिर जाएगा और फिर बग़ैर ज़्यादा उसके नुकसानात करने के। ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग की जो बुनियादी वजह वो है हमारा फ्यूल, कि हम फ्यूल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन निकल रही है, उसने हमारी जो कुर्रा है उसके अंदर टेम्परेचर को क़ैद और बंद कर दिया है। जब तक हम उससे ताइब नहीं होंगे, इस टेक्नोलॉजी से और इस फ्यूल से, उस वक्त तक ये मौसम बेहतर नहीं होगा। और ताइब कैसे, हम तो जंगें लड़ रहे हैं, पिछले 3 माह की जंग तेल की वजह से है। अब हम तो लड़ाइयाँ कर रहे हैं उस फ्यूल की वजह से, ज़ाहिर उसने इस्तेमाल होना है और अगले रिसोर्सेज को हम कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आलमी पैमाने पे जब हम कोई कोशिश नहीं कर सकते और इफ़ेक्टिव नहीं है, बल्कि उस ग्रीड में हम आगे बढ़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब गर्मी तो बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग तो होगी, और हम जैसे जो पसमानदा लोग हैं, मुल्क हैं, वो तो इसको ख़रीदते हुए भी उन पे वज़न पड़ता है और उनको बर्दाश्त करते हुए भी असर पड़ता है।
ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से और ये क्यों होता है, इसके क्या असरात हैं और आने वाले दिनों में कौन सी मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं जो हम देखेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हबीबुल हक रंधावा साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।